चलें इसका ब्रीफ बैकग्राउंड तो मैं आप लोगों को दे दूं जो हम आज इस टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। सिर्फ बैकग्राउंड दे देता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसको आज नोट्स तो स्टार्ट करते हैं। आपकी पहली क्लास है जी आज? आप कल ऑडिट क्लास में थे? नहीं, अच्छा। कल सर ने मुझे ऑडिट क्लास में बुलाया था। पहले दिया आपने लॉ? ये बिजनेस लॉ ही दिया था, ऐसी बात है, सबने ये दिया है, इसमें तो कोई पूछने वाली बात नहीं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा आज ये इसमें तो भाई नहीं कुछ, इसमें होना चाहिए। हाँ है इसमें, इसकी निब से ही पता चल रहा है। सही है। अच्छा देखिए मॉर्गेजेस एंड चार्जेस आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा देखिए मैं मॉर्गेजेस एंड चार्जेस को थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है, इसके अंदर होता क्या है और ये अराइज क्यों होता है। ये हमारी किताब का कौन सा चैप्टर है मुस्तफ़ा? चैप्टर 3। 2 चैप्टर हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर लिए, तीसरे चैप्टर पे हमें सही है स्मूथली हम चल रहे हैं, कोई भी हमने भगाया नहीं है अभी। चैप्टर 2 के पास से पर याद है ना, सैटरडे वाली क्लास में करना है। अच्छा देखिए होता क्या है मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, होता क्या है। देखिए जब आप कंपनी जब लोन लेती है ना किसी से, तो बैंक के पास जाती है कि भाई बैंक को कहती है कि यार मुझे लोन चाहिए। अच्छा बैंक तो देखो हमेशा एक बात याद रखें, बैंक हमेशा पैसे वालों को पैसा देता है। तो ये अगर आप आज जाएंगे ना कि यार मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ या मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे इतने हज़ार या इतने लाख रुपए देते हैं, तो वो आपको भगा देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास किसी और फॉर्म में पैसा नहीं है। यही आप कोई लेके चले जाएं घर के कागजात या कोई ऐसी चीज़ गोल्ड वगैरह, तो वो आपको फौरन पैसे देने को तैयार हो जाएगा। तो बैंक हमेशा याद रखें कभी भी ना कंगले को पैसा नहीं देता, बैंक हमेशा पैसे वालों को पैसा देता है, लेकिन उनका पैसा किसी और फॉर्म में होता है। सही है। तो वो करता फिर क्या, जब बैंक के पास कंपनी गई कि भाई मुझे लोन चाहिए, बैंक बोलता है सही है भाई तुम्हारे पास कितने एसेट्स हैं, सही है। फिर वो अब कंपनी बोलती है देखो मेरे पास करंट एसेट्स इतने हैं ₹X के, और मेरे पास जो फिक्स एसेट्स हैं वो मेरे पास ₹Y के हैं। तो वो बोलता है शुक्रिया, ये 2 आप लोग ले लें, ये 2 तुम रखो, शेख साहब को दे देने। सही है। तो वो ये बोलता है कि सही है भाई देखो मैं तुम्हें जो है इतना लोन दे दूंगा, लेकिन इसके एवज जो तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है मैं इसको चार्ज करूंगा, इस पे चार्ज अपना क्रिएट करूंगा। देखिए हमेशा 2 चीजें याद रखें, एक होता है आपका चार्ज, एक होता है आपका प्लेज। चार्ज कहें मॉर्गेज कहें चीज एक ही है। सही है। चार्ज कहें या मॉर्गेज कहें चीज एक ही है। देखिए इन दोनों में फर्क क्या है, गौर से सुनिएगा। ये होता है गिरवी, वो जब ये चीज आप कर देंगे तो पोजेशन बैंक के पास चले जाता है, लेकिन इस चीज में पोजेशन बैंक के पास नहीं जाता, बैंक के पास सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी लेके गए तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेगा, लेकिन अगर आपने ये किया तो ये इस चीज में ये होगा कि वो जो है पोजेशन भी ले लेता है प्लेज के केस में। कुछ भी कर सकता है प्रॉपर्टी के साथ? नहीं कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन नहीं कुछ भी नहीं करेगा जब तक आप देखें आप मंथली उसको इंस्टॉलमेंट दिए जा रहे हैं, क्वार्टरली आप उसको रीपेमेंट प्रिंसिपल की किए जा रहे हैं, वो क्यों करेगा। हाँ अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो फिर वो अपना ये जो राइट है ये राइट एक्सरसाइज करेगा, आपकी प्रॉपर्टियों को बेचेगा, अपना पैसा रिकवर करेगा। अगर कुछ ओवर एंड अबव आता है तो फिर वो आपको वापस कर देगा। सही है। मॉर्गेज एंड जो चार्जेस हैं वो चैप्टर जो है वो इसके अगेंस्ट घूमता है कि अब देखें होता क्या है, मॉर्गेज किस तरह क्रिएट होता है, एक डॉक्यूमेंट बनता है, इसे कहते हैं, अब लॉ ने इसमें वर्ड यूज किया है इंस्ट्रूमेंट का, इंस्ट्रूमेंट बनता है। ये क्या है, चार्ज इंस्ट्रूमेंट होता है ये। सही है। ये होता है चार्ज इंस्ट्रूमेंट। अब चार्ज इंस्ट्रूमेंट बनता है बिटवीन द कंपनी एंड बैंक के दरमियान और कंपनी के दरमियान बनता है। सही है। अब उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती है, अमाउंट लिखी हुई होती है, तो बैंक ने कितना दिया। वैसे नॉर्मली मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, होता ये अगर आपने 100 रुपये का लोन लिया ना तो वो 100 रुपये का चार्ज नहीं लेता आपसे, वो लेता है डिवाइड बाय 75% या मल्टिया। और अगर आपने 100 रुपये का लिया तो वो बोलेगा 1.33 या 133% का मुझे इस पर चार्ज चाहिए। वो अपने आप को सिक्योर करता है, कल को मैं बेचने जाऊँ ऐसा ना हो 100 के 80 हो जाएंगे तो मेरी तो लग जाएगी। वो क्या करता है, वो बोलता है भाई नहीं तो मुझे 100 का नहीं, ये कितना बनता है, ये यूं करो तो भी 133.33 बनेगा। अगर 100 को डिवाइड बाय 75 करो तो ये भी जो है 133.33 बनेगा। वो इस तरह से आपसे चार्ज करवाता है।
कभी भी इक्विवेलेंट अमाउंट का नहीं करता, वो हमेशा ओवर एंड अबव करता है। ये इंस्ट्रूमेंट बनेगा, ये इंस्ट्रूमेंट पर जाके जमा होता है SECP में, दोनों पार्टियां साइन करती हैं, बैंक भी करता है और कंपनी भी इसको करती है। ये जाके जमा होता है किसमें? SECP में। SECP फिर इसको देखता है, रिव्यू करता है, फिर इसको अपने पास नोट कर लेता है। क्या नोट कर लेता है? कि फला फला प्रॉपर्टी जो कंपनी की है वो किसके चार्ज के अंडर है? वो इस बैंक के चार्ज के अंडर है। अगर देखो कल को वही बैंक, कल को वही कंपनी अगर वही प्रॉपर्टी किसी और के पास लेके जाएगी और किसी को कहते हैं ना कि डॉज दे रही है, किसी दूसरे बैंक के पास लेके गई, अगर वो चार्ज इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होगा और SECP के पास जाएगा, SECP उसको रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज्ड है या चार्ज है। सही है। SECP क्या करता है? इसके अपने पास नोटिंग कर लेता है कि भाई ये देखो ये चार्ज है। अच्छा, फिर क्या? अगर ये लोन रीपे हो गया, अरे कभी ना कभी तो रीपे होगा ना, कंपनी लेती है इस नियत से कि वो उसको वापस करे। जब ये लोन रीपे होगा तो फिर क्या होगा? कंपनी कहेगी चलो भाई देखो हमने लोन रीपे कर दिया, अब आओ चार्ज को वेकेट करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं? चार्ज को वेकेट करा लेते हैं। वेकेट किस तरह होता है? आप जाइए, वेकेट किस तरह होता है? एक फॉर्म होता है, सही है, वो फॉर्म बनेगा। अच्छा, बैंक इसमें अपना NOC देता है। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, अगर हम लोग ये काम करते हैं ट्रेजरी के अंदर, बैंक अपना ना NOC देता है। NOC क्या फुल फॉर्म क्या है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सही है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है। वो अपनी उसमें क्या लिखता है? उज़ैफा उसके अंदर ये लिखता है कि मुझे कोई एतराज नहीं है अगर इस प्रॉपर्टी से मेरा चार्ज हट जाए। इसको फिर साइन करेगा, साइन करके फिर जो है कंपनी जो है वो NOC के साथ एक फॉर्म होता है, फॉर्म वेकेट कराने का, वो फॉर्म के साथ जमा कराती है SECP में। SECP फिर उस प्रॉपर्टी को वेकेट कर देता है। तो सर बेसिकली कंपनी लोन ले रही है, अपनी प्रॉपर्टी का चार्ज अलग पे करी और लोन की अमाउंट अलग पे करी। हाँ, लोन देखो प्रॉपर्टी तो सिर्फ जैसे कहते हैं ना शॉर्ट ऑफ गिरवी टाइप की रखवा रही ना, कि अगर कंपनी, चलो सही है, अगर बैंक ने लोन दे दिया, बैंक ने प्रॉपर्टी नहीं ली, सिर्फ लोन दे दिया, कल को वो लोन नहीं दिया, उसने वापस नहीं किया, तो बैंक कहाँ जाएगा? अब इस केस में क्या होगा? बैंक किसी के पास नहीं जाएगा, बैंक बोलेगा सही है तुम नहीं दे रहे, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच के रिकवर कर लेंगे। रिकवरी के लिए ले रहे हैं हम, वो बस प्रॉपर्टी मतलब बैंक अपने कंट्रोल में ले रहा है ना, कंट्रोल में लेगा, यूज नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि वो बिल्डिंग बना के उनमें कमाना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं कि वो खाली प्लॉट ऑफ लैंड है कंस्ट्रक्शन करे और बेच दे, ऐसा नहीं। जब तक कंपनी उसको रीपे कर रही है चीजें, वो कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। हाँ, अगर कंपनी फेज टू रीपे, फिर वो अपना राइट को एक्सरसाइज करेगा, चीजों को बेच देगा। चार्ज इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है और प्रॉपर्टी नहीं, मनी पे कोई चार्ज नहीं होता, पैसे पे नहीं होता। पैसे पे कैसे, क्या आप बैंक से निकालें? पैसे पे देखो होता है, लेकिन उस केस में क्या होता है, वो अकाउंट आपका भी फ्रीज हो जाता है। ये फिर आपने बहुत एडवांस लेवल की बात पूछ ली, उसमें फिर वो क्या करता है, लियन मार्क कर देता है आपके बैंक अकाउंट में। लियन फॉर एग्जांपल आपके उसने 10 लाख रुपए का चार्ज लिया, अब आपका बैंक अकाउंट किसी भी सूरत में आपको बैंक 10 लाख से नीचे नहीं आने देगा। सही है। अगर फॉर एग्जांपल आपके बैंक में पड़े दिया, आपने इतना अमाउंट का आपका चार्ज आएगा, फॉर एग्जांपल आपके बैंक में पड़े हैं 15 लाख, सही है, और आपने 6 लाख रुपए का चेक काट दिया, बैंक डिसऑनर कर देगा। 5 लाख रुपए काट दिया, बोलेगा सही है, इससे नीचे नहीं आने देगा बैंक, क्योंकि इतना पैसा जो है वो अगले बैंक का एक मॉर्गेज है, चार्ज आपने उसको दिया हुआ है। इस तरह होता है। सही है। ये चैप्टर, पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सिंपल चैप्टर है, मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है ये। सही है। चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन बहुत टेक्निकल था। सही है। उसमें पास पेपर भी अब इंशाल्लाह आप लोग करेंगे तो आप लोगों को आइडिया भी होगा कि उसमें उसके पास पेपर असेंडिंग ऑर्डर में कीजिएगा। 2017 से हम 21 तक करेंगे ना, 17 कीजिएगा, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21 पे आइएगा। डायरेक्ट 21 से मत स्टार्ट कीजिएगा, 21 के काफ़ी टफ क्वेश्चन है और 20 की ऑटम का अटैम्प्ट का भी काफ़ी टफ क्वेश्चन है उसका। आप उसको 17 से स्टार्ट कीजिएगा, 17 से 21 करें। अगर टाइम बचता है तो 16 और 15 भी चले जाएं, मैं चेक करके दे दूंगा वो भी। 5 साल के तो हम क्लास में करेंगे, हर चैप्टर के पास पेपर 5 साल के हम क्लास में करेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है, करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए 1-2 पास पेपर इनफ नहीं होते। 5 सालों के जब तक आप लोग नहीं करेंगे मेरे साथ बैठ के, आप लोग जो है इसमें पक्के नहीं होंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को 1-2 क्लासेस में फील भी हो जाएगा डिफरेंस। 1-2 चैप्टर्स के बाद जब पास पेपर करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीज़ फील भी होगी। जब हम भी पढ़ते थे ना, देखो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती थी। कल मैं सर साजिद की क्लास में भी आया था, मैंने वही वाली बात बोली। मैं कहते हैं ड्राफ्टिंग का इशू इंडिविजुअल नहीं होता, सही है, इट इज़ क्लब्ड विद अंडरस्टैंडिंग इशू। जब तक आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपकी ड्राफ्टिंग नहीं होगी। सही। ऑडिट आप तीनों में से कौन कौन ले रहा है? नहीं चले फिर कोई बात नहीं।
अच्छा जी, ये चैप्टर आइए फॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं छोटा सा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, इतना मुश्किल चैप्टर भी नहीं है। अगर इसकी पहले छोटी छोटी सी 2 डेफिनेशन हैं कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बता भी दिया है, चार्ज मॉर्गेज एक तरीके से एक ही चीज़ है, सही है। लियन में सॉरी प्लेज में क्या होता है कि आपके पास गिरवी रखवा देते हैं आप, उसके बाद पोजेशन चला जाता है, वो अपना बंदा बिठा देता है। अगर आपका करंट एसेट है ना, कोई भी आप रॉ मटेरियल अगर इशू कर रहे हैं ना, एंट्री पास करते हैं ना, रॉ मटेरियल क्रेडिट CWIP डेबिट, अगर रॉ मटेरियल इशू करें ना तो उसका एक बंदा बैठा होता है जिसे कहते हैं मुकद्दम। क्या कहते हैं? मुकद्दम बैठा था, उसके पास जाके बोलना पड़ता है भाई, हालांकि होता है बिल्कुल चिल्लड़ सा बंदा है वो, तो ये मैट्रिक इंटर पास BCom पास, फिर जाके बोलना होता है यार वो इतना इशू करवाना है यार, प्लीज़ आप साइन कर दो। वो साइन करता है, फिर वो रॉ मटेरियल उठ के वहाँ पे जाके प्रोसेसिंग में जाता है। अगर आपने प्लेज कर दिया, प्लेज बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक इन द सेंस कि यार उसमें प्रोटोकॉल है, वो एक एक चीज़ पे उनकी याद लेनी पड़ती है, उनको जाके बोलो, पहले फिर वो इशू करेगा, वो साइन करेगा, वो देखेगा कि विद इन लिमिट है, ज़्यादा तो नहीं चला गया, बहुत सारी चीज़ें रूल्स के अंदर चलान करता है। आइए जी इसको स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। बैकग्राउंड क्लियर है? जिस तरह हम बाकी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ये चैप्टर भी हमने इसी तरह स्टार्ट किया कि सबसे पहले बैकग्राउंड, कि हमने पढ़ना क्या, हमें पता होना चाहिए कि हमें इस चैप्टर में क्या मिलेगा आगे। तो ये पहले हमने वो क्लियर कर लिया, फिर हम आगे पढ़ते हैं। आइए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए चार्ज की सिंपल सी डेफिनेशन कह रहा है, चार्ज इज अ सिक्योरिटी। देखो क्या कह रहा है, देखो गौर से सुनो इसको। इज अ सिक्योरिटी, चार्ज को क्या कह रहा है? सिक्योरिटी। वही वाली आप वाली बात कि सर वो ये भी दे रहा है वो भी दे रहा है, नहीं, वो कह रहा है चार्ज इज अ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी दे रहा है, जमानत है किस चीज की? फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट that does not pass title of the property to the person to whom the charge is given। क्या कह रहा है? टाइटल इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, टाइटल आपके पास ही रहेगा। सून एज आपने प्रॉपर्टी को रिटर्न कर दिया, वो जो है आपका क्या है, आपकी प्रॉपर्टी जो है आपके पास, सॉरी लोन का आपने रिटर्न कर दिया तो आपकी प्रॉपर्टी जो है आपके पास वापस आ जाएगी। सही है। वो क्या कह रहा है? चार्ज क्या है? सिक्योरिटी है। किस चीज के लिए? फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट। सही है। और किस चीज के लिए? फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट। और क्या आगे क्या बोला मैंने? जिसका टाइटल जो है वो प्रॉपर्टी का क्या होगा? ट्रांसफर नहीं होगा। किसको? जिसने आपको लोन दिया है। अब देखो चार्ज 2 तरह का होता है, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है, इसको जरा समझिएगा, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। देखिए दोनों में फर्क क्या है? आपके पास 4 प्रॉपर्टी हैं, A, B, C, D। आपने लोन लिया, आपने कहा यार मेरी प्रॉपर्टी ए के अगेंस्ट मैं लोन ले रहा हूं, सही है। प्रॉपर्टी ए मैं सिर्फ गिरवी रखवाऊंगा, सही है। आपने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया ये आपके फिक्स एसेट है, ये आपके फिक्स एसेट का क्या है? लैंड है, लैंड का है या प्रॉपर्टी का है, चले कुछ भी कह लें। आपके पास 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आपने कहा जो मैंने 100 मिलियन लिए हैं, जो मैंने 100 मिलियन का लोन लिया है वो इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लिया है, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज। कि एक पर्टिकुलर एसिड या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने लोन लिया है, वो क्या कहलाता है? फिक्स्ड चार्ज। अच्छा फ्लोटिंग क्या होता है? आइए फ्लोटिंग देखते हैं। आपके पास प्रॉपर्टी ए है, बी है, सी है, डी है, सही है। अब आप चार्ज की वर्डिंग किस तरह लिख रहे हैं आप देखें, यहाँ पे गौर करें। ये आपके फिक्स एसिड है, ये उसमें से लैंड है, सही है। ये आपके पास फिक्स एसिड आ गया, ये आपके लैंड आ गया। अच्छा देखिए आप इसमें लिख किस तरह रहे, आप लिखते हैं चार्ज ओवर फिक्स एसेट ऑफ द कंपनी, अच्छा देखिए यहां पे किस तरह लिखते हैं? दोनों में फर्क बताएंगे मुझे उज़ैफा। चार्ज ओवर फिक्स एसेट, एक सेकंड, फिक्स एसेट ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, प्रॉपर्टी ए ऑफ द कंपनी। दोनों में क्या फर्क है उज़ैफा? सर एक में वो किसी भी प्रॉपर्टी से चार्ज कर सकता है, दूसरे में सिर्फ ए से ही चार्ज कर। बिल्कुल। देखिए एक में क्या कह रहा है मुस्तफ़ा, वो ये कह रहा है कि एक में जो है वो कह रहा है सिर्फ इसके अगेंस्ट चार्ज है, बाकी फ्री है, इनको बेच भी सकता है, बैंक की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, सही है। वेयर इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके पूरे ओवरऑल लैंड पे उसका चार्ज है, A B C D नहीं, चारों पे उसका चार्ज मौजूद है। आपका नाम क्या बेटा? समझ में आ रहा था कि फिक्स और फ्लोटिंग में क्या फर्क है? फिक्स में कह रहे हैं कि भाई ये मेरी एक प्रॉपर्टी है, सिर्फ इसी पे चार्ज है, यही मैं लोन रिपे करूंगा तो सिर्फ इसी को छुड़वाऊंगा,
ये अगर मैंने लोन रीपे नहीं किया तो सिर्फ आप इसी को बेचेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं बेचेंगे। एक मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पूरे फिक्स एसेट हैं जितने भी पड़े हैं इसके अंदर, ये पंखे, एसी, सब सारी चीज़ें आ गई, प्रोजेक्टर वगैरह सारी चीज़ें आ गई। मेरे इस पूरे ये एसेट, पूरे रूम के एसेट्स पे चार्ज है। वो उसमें क्या होता है कि जब आप लोन रीपे करते हैं तो आप पूरा छुड़वाते हैं, फ्लोटिंग चार्ज है। अगर एक चला गया, इसकी जगह एक और ऐड हो गया तो ऑटोमेटिकली उस पर चार्ज आ जाएगा। सुनो, अगर ये कुर्सी बेच दी, करंट एसेट में होता है ऐसा, अगर ये कुर्सी बेच दी आपने, सही है, अगर इसकी जगह नई कुर्सी आ गई, नई कुर्सी पर ऑटोमेटिकली चार्ज होगा, सही है। फ्लोटिंग में ऐसा होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू करंट एसेट होता है। करंट एसेट में क्या होता है, आपकी रेगुलर इशूज हो रही होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने रॉ मटेरियल ला के रखा है, अब वो रॉ मटेरियल बेचेंगे तो पहले उससे चार्ज छुड़ाएंगे, ऐसा नहीं होता। फिक्स एसेट में ऐसा जरूर होता है कि कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आपको बैंक से एनओसी लेनी पड़ती है। लेकिन इनके सब करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट जैसे आपके टन्स के हिसाब से होते हैं, सही है, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ टन्स होते हैं आपके पास। ऐसा नहीं कि आप उसमें से एक बोरी निकालने जाएं, चार्ज छुड़ाएं, फिर एक बोरी आए फिर दोबारा चार्ज करा दें, ऐसा नहीं होता। उसमें किस तरह की वर्डिंग होती है, उसमें लिखा होता है कि फिक्स एसेट, करंट एसेट ऑफ द कंपनी एज ऑन दिस डेट, एंड फ्यूचर में जो परचेज होंगे वो भी हमारा चार्ज उस पर है। कंपनी के पास एक लैंड और बिल्डिंग है, लैंड भी 1 करोड़ का, बिल्डिंग भी 1 करोड़ की है, उसे लोन चाहिए 85 लाख का। वो बोलेगा कि मैं सिर्फ अपने लैंड को यहाँ पर मॉर्गेज करा रहा हूँ। ऐसा ही होता है। तो अब अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है तो बैंक अगर उस लैंड को बेचना चाह रहे हैं, लेकिन उस लैंड के ऊपर ही उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये किस तरह होगा? वो पूरे को बेचेगा, वो पूरे को बेचेगा, अपना अमाउंट रिकवर करेगा। नहीं तो बिल्डिंग तो बैंक के पास थी नहीं, लैंड बेचेगा, तो लैंड बेच नहीं सकता, उसके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है। बेच सकता है, अच्छा, बेच सकता है, लैंड बेच सकता है। लैंड काउंट नहीं होगा, पहले बिल्डिंग की भरी। हाँ, लैंड जो है बेचेगा, अरे लैंड बिल्डिंग समेत बेचेगा, सही है। अब जितना भी ओवर एंड अबव उसको पैसा मिलेगा वो वापस कर देगा। ओवर एंड अबव उसने कुछ नहीं लेना। मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल, हमारी कंपनी की एग्जांपल। हमारे लैंड एंड बिल्डिंग है 4.2 बिलियन, 4.2 बिलियन, जिसमें से हमारा चार्ज कितना है, 3.1 बिलियन, इस तरह कुछ चार्ज है, बाकी सब वेकेटेड है। अगर कल को खुदा ना खास्ता कंपनी डिफॉल्ट करती है तो बैंक सिर्फ इतना रिकवर करेगा, ये बाकी जो ओवर एंड अबव है वो सब हमें वापस कर देगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है मुस्तफा? फ्लोटिंग तो नॉर्मली नहीं होगा यार, बैंक नॉर्मली फ्लोटिंग ही होता है, फ्लोटिंग ही होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे आप नहीं करते, आप कहते हैं कि हमारे फिक्स एसेट पे चार्ज है, टोटल फिक्स एसेट पे चार्ज है, टोटल करंट एसेट पे चार्ज है, आप इस तरह से करते हैं। तो बाउंड हो जाओगे ना, अगर फिक्स एसेट पे फ्लोटिंग लग जाए तो। हाँ, बाउंड हो जाएंगे, कुछ ज्यादा नहीं। लेकिन देखो बाउंड कब होंगे, जब आप देखो, आप वही वाली बात देखें। मैं एक बात बताऊँ आपको, हमारे पास कंपनी की 10 प्रॉपर्टी हैं, 1 से लेके 10 तक जा रही हैं, सही है। हमने 10 थोड़ी कराई हैं, हमने 10 पूरी थोड़ी कराई हैं, हमने 7 प्रॉपर्टी कराई हैं। हाँ, तो 7 प्रॉपर्टी तो जब करवाएंगे जब 7 की वैल्यू उसके बराबर बन। हाँ, उसके बराबर, जहाँ पे उसके बराबर वैल्यू बन जाएगी हम रुक जाएंगे, उससे आगे ही क्यों कराएंगे, हम एक्स्ट्रा चार्ज क्यों देंगे उसको। जब हमने पैसे, देखो हमें अगर आगे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको आगे यूज़ करेंगे। मैं आज क्यों उसको चार्ज दे के अपनी चीज़ को जब्त करवा लूँ। ये फिक्स चार्ज होगा ना, 1 to फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता। देखो फिक्स और फ्लोटिंग में ये होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, फर्क बताता हूँ, वर्डिंग का फर्क होता है। फिक्स में कहते हैं कि प्रॉपर्टी ए के अगेंस्ट है, फ्लोटिंग में कहते हैं कि ये मेरे एसेट्स है, इसके अगेंस्ट है। हाँ, तो फिक्स में हमेशा स्पेसिफाइड होंगे। हाँ, तो जैसे जो चार्ज इंस्ट्रूमेंट बनेगा ना उसमें लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। ये फिक्स हो जाएगा, फिक्स नहीं होगा, ये फिर भी फ्लोटिंग रहेगा, फिक्स ये फिर भी फ्लोटिंग रहेगा। फिक्स नहीं, एक की बात नहीं होती। फिक्स चार्ज में ये होता है कि आप एक कोई पर्टिकुलर एसेट उठाते हैं, उस पर किसी एक बैंक को चार्ज दे देते हैं, वो फिक्स है। फ्लोटिंग में ये होता है कि आप बोलते हैं कि मेरे ये फिक्स एसेट है, इसमें से रिकवर करो। सही है। फिक्स में क्या कर रहा है, फिक्स चार्ज इज अ चार्ज और मॉर्गेज सिक्योर्ड ऑन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का वर्ड आप लोग यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। एग्जांपल कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग। फ्लोटिंग में कह रहा है इट इज एन इक्विटेबल चार्ज। देखिए इक्विटेबल कहते हैं इक्वल को, इक्वल चार्ज। देखो मन, अब यहाँ पे तो देखो सब पे इक्वल चार्ज है उसका, ऐसा नहीं पे ए पे है, बी पे नहीं है, बी पे है, सी पे नहीं, सब पे उसका चार्ज है। सही है, इक्वल चार्ज है। इट इज एन इक्विटेबल चार्ज ऑन यूजली ऑल द जो यूजली का वर्ड यूज किया है, ये नहीं कहा नेसेसरी, यूजली ऑल द कंपनीज एसेट बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर कब होता है, जब करंट एसेट वगैरह नॉर्मली जब आते हैं ना, करंट एसेट का जब कहानी आती है तो वो फ्यूचर भी उसमें शामिल कर लेता है, या प्लांट एंड मशीनरी में भी फ्यूचर शामिल करता है वो।
अगर प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी जैसे डेप्रिसिएशन अगर उसकी खत्म हो गई, यूजफुल लाइफ खत्म हो गया, आप बेच देते हैं। वैसा नहीं कि आपकी हज़ारों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये प्लांट एंड मशीनरी ना बहुत ह्यूज तादाद में होती है। ऐसा नहीं होता कि एक जगह लगी हुई, अगर एक प्लांट लगता है उसके अंदर मल्टीपल मशीनरी से जुड़ के वो प्लांट लगता है। ऐसा नहीं होता कि एक प्लांट एक ही चीज़ है, प्लांट के अंदर इटसेल्फ मल्टीपल इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे बन के वो एक प्लांट कहलाया जाता है। प्लांट इटसेल्फ ऐसा नहीं कि पूरा प्लांट आया लग गया और आपकी शुरू हो गई प्रोडक्शन, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर मल्टीपल एसिड्स का मजमुआ होता है एक प्लांट। कल को इंशाल्लाह जब आप ऑडिट पे जाएंगे आपको टर्म यूज होती है लाइन, LINE लाइन। तो वो लाइन क्या होती है? एक प्रोडक्शन लाइन। एक प्रोडक्शन लाइन मतलब एक प्लांट। इंशाल्लाह आप ऑडिट में जाएंगे, आप लोग ये टर्म सुनेंगे। फिक्स एसेट अगर किसी को मिल जाए, जो कि शुरू में मिलता है 6 महीने साल में जब होते हैं आप लोगों को मिलता है, वो बोले आप किसी को पास जाएंगे मुझे इंस्पेक्शन करनी है, तो वो बंदा किसी को बोलेगा इनको जाओ फलाना लाइन पे ले जाओ। तो आप ये मत समझना कि कोई लाइन बनी हुई होगी, वो लाइन ये प्रोडक्शन लाइन होगी जहाँ वो किसी को बोलेगा। ये लफ्ज़ आप लोग ज़रूर इंशाल्लाह जब सुनेंगे तो याद रखिएगा। लाइन मतलब प्रोडक्शन लाइन। तो मल्टीपल एसेट्स का मजमूआ होता है। ऐसा नहीं होता आप उसमें से एक इक्विपमेंट आपका ख़राब हो गया, आप रिप्लेस कर रहे हैं, आप जाएँ कंपनी के पास ऐसे सर उसके बाद जाए बैंक के पास, भाई ये मैं बेच रहा हूँ, फिर वो बोलेगा चलो एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, चार्ज वेकेट हो रहा है, फिर वो नया आ गया, नया लग रहा है, फिर उसका चार्ज दोबारा हो रहा है। ऐसा नहीं होता। प्लांट एंड मशीनरी के केस में जो है ऐसा नहीं होता। जब भी फ्लोटिंग चार्ज रखा जाता है कि भाई पूरे प्लांट एंड मशीनरी पे आपका है। क्लियर है? इट इज एन इक्विटेबल चार्ज ऑन यूजली ऑल द कंपनीज एसेट बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर on terms that the company may deal with the asset in the ordinary course of business। मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो कंपनी और बैंक जो उसको डीलिंग कर रही है उस हिसाब से उसको चार्ज को रखा जाता है। समझने वाली चीज़ क्या है? फिक्स में क्या होता है? एक पर्टिकुलर एसेट पे आपका होता है, सही है। फ्लोटिंग में क्या होता है? ओवरऑल आप एसेट्स पे देते हैं, सही है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना ही काफ़ी है, सही है। प्रैक्टिकल मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इसके अंदर, लेकिन वो सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए थी। अब कह रहा है रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर अ मॉर्गेज और चार्ज। अ कंपनी दैट क्रिएट अ मॉर्गेज और चार्ज मस्ट फाइल विद द रजिस्ट्रार द स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स ऑफ द मॉर्गेज और चार्ज टुगेदर विद द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days बिगिनिंग विद द डे आफ्टर द डे ऑफ इट्स क्रिएशन मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट। देखो मैं इसके अंदर समझाता हूँ इसके अंदर क्या रहा है। देखो जब भी बैंक आपसे चार्ज क्रिएट करवाएगा ना, देखो चार्ज का देखो SECB को कुछ नहीं पता होता आप चार्ज क्रिएट करवा रहे हैं, ये आपकी और बैंक की डीलिंग है। तो ये बैंक के स्टैम्प पेपर पे कुछ पेजेस बना के दे देता है आपको और बोलता है कि भाई ये देखो ये चार्ज इंस्ट्रूमेंट मैंने बना दिया, अब तुम भी इसको साइन करो, मैं भी इसको साइन करता हूँ, ये हम जमा कराते हैं। तो जमा कराने से पहले SECB को तो कुछ भी नहीं पता ना। SECB को वही थोड़ी आएगी कि इन्होंने स्टैम्प पेपर लिया है, बना रहे हैं ये लोग। तो वो क्या कहता है, देखो मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। वो ये कह रहा है देखो जब आपने कोई जब आपको चार्ज क्रिएट करवा रहे हैं, वो चार्ज जब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक आप जो है इसको SECB में जमा ना करा दें। अप्रूव नहीं करता वो, जमा करा दें, वो उसको सर्टिफाई कर देता है कि हाँ भाई ये चार्ज पहले से नहीं हुआ, ये चार्ज जो है आप क्रिएट करवा सकते हैं। सॉर्ट ऑफ अप्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो समझने वाली चीज़ क्या है इसमें क्या सबमिट ना करवा दें, सही है। अब वो कह रहा है कि जब आप चार्ज डॉक्यूमेंट बनाएं, देखो चार्ज डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट तो नहीं कहेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है चार्ज का इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बैंक का नाम आएगा, सही है, फिर क्या होगा कंपनी का नाम आएगा, फिर आएगा अमाउंट ऑफ लोन आएगा, सही है, फिर आएगा अमाउंट ऑफ, बताओ मुस्तफा क्या अमाउंट आएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज, एक्सीलेंट, अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा इसके अंदर। जैसे मैंने बताया था ना 100 रुपए के लोन पे 133.33 ये चार्ज आ गया, सही है। फिर वो बताएगा कि किस चीज पे चार्ज है, सही है, किस चीज पे चार्ज है, लैंड एंड बिल्डिंग पे है या प्लांट एंड मशीनरी पे है या आपका करंट एसेट्स पे है, सही है। ये सारी चीजें फिर वो इसके अंदर दफा बता देगा, सही है। ये आपका एक चार्ज इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा यहाँ पे कोने में सबसे काम की चीज होती है कि सेकंड पेज पे कहीं होती है डेट, यहां पे होती है डेट। डेट को बैंक छोड़ देता है खाली, नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? क्योंकि ये जो बात है ना यहाँ पे कि 30 दिन के अंदर अंदर इसको जमा कराना होता है, सही है। अब जब ये बन गया बैंक भेजता है कंपनी को कि भाई इसको पढ़ लो, साइन कर दो। कंपनी पढ़ती है इसको, कंपनी ने इस पे नीचे अपना साइन कर दिया, सही है। कंपनी ने समझा मैटको फूड्स कर रही है, सही है, मैटको ने अपना साइन कर दिया, सही है, मैटको ने अपना साइन कर दिया। फिर ये क्या करते हैं, ये बैंक को भेजते हैं, भाई हमने इसको साइन कर दिया अब तुम भी कर दो। बैंक भी इस पे अपना, फॉर एग्जाम्पल यूबीएल है, यूबीएल ने अपना साइन कर दिया। फिर क्या होता है, इस पे एक डेट डल जाती है,
क्यों डेट डल जाती है? फॉर एग्जाम्पल आपने डेट डाल दी 1 जनवरी की, तो ये आपके पास कोई सिग्नेचर ही अवेलेबल नहीं है, उसने साइन किया 25 को, आपने बैंक को भेजा, बैंक का कोई बंदा छुट्टियों पे गया हुआ था, उसने साइन किया 2 तारीख को, 2/2021, ये एक्सपायर हो गया, ये डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जिस दिन, अगर देखो SCCP को तो नहीं पता ना आपने किस दिन बनाया, सही है, आप जिस दिन दोनों पार्टियों के साइन हो आप उस पर डेट डाल दो, वो आज का बन जाता है, डेट का कॉलम खाली रखा है उसमें हमने, सही है। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है आपका कि जैसे ही आपका चार्ज इंस्ट्रूमेंट बन जाए, जब आप पहले तो एक चार्ज इंस्ट्रूमेंट जब आप बनाओ उसको रजिस्टर करो, और कितने दिनों के अंदर रजिस्टर करो? 30 डेज के अंदर। क्लियर हुआ? आइए अब इसको दोबारा पढ़ दें, अब समझ में आ जाएगा। अ कंपनी दैट क्रिएट्स अ मॉर्गेज और चार्ज, क्रिएट कौन करता है? कंपनी ही करती है अपने एसेट्स पे, सही है, अपनी चीजें गिरवी रखवा रही है। क्रिएट्स अ मॉर्गेज और चार्ज मस्ट फाइल विद द रजिस्ट्रार द स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स ऑफ द मॉर्गेज और चार्ज। स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स क्या मतलब? क्या कि इसके साथ फॉर्म्स होते हैं, इसके साथ और कोई डॉक्यूमेंट है, इंफॉर्मेशन है, कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीजें, सही है। टुगेदर विद द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, सही है। बिगिनिंग विद द डे आफ्टर द डे ऑफ इट्स क्रिएशन। बिगिनिंग, अच्छा क्लियर भी कर दिया उसने, बिगिनिंग द डे आफ्टर द डेट ऑफ इट्स क्रिएशन। क्या पहली तारीख मुस्तफा काउंट होगी इसके अंदर? आफ्टर, इसके बाद दूसरी से काउंट होगी। 2 से लेके 30 दिन गिने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जनवरी की 31 दिन है तो जनवरी की 31 तारीख तक तहा इसको कर सकते हैं। अगर ये 31 से 1 फरवरी हो गया तो ये क्या होगा हुज़ैफा? एक्सपायर हो जाएगा, सही है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा बनाना पड़ेगा एक नया इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो रही चीज़? कुछ घुस रही चीज़ें ज़हन में? सेक्शन 8 क्लियर हुआ? सही है। क्या कह रहा था इसके अंदर? बिल्कुल क्लियर हो गया, पक्की बात है। अच्छा, फिर कह रहा है वेयर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएटेड आउट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजिंग सोली प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान। अब वो कह रहा है देखो मॉर्गेज और चार्ज पाकिस्तान से बाहर क्रिएट हुआ हो और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी कहाँ की हो, जिस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवा रहे हैं वो भी कहाँ की हो मुस्तफा, वो भी पाकिस्तान से बाहर की हो, तो क्या होगा? फिर इसका एक और केस बताएगा, वो दोनों केस हम पढ़ते हैं, फिर इसको एक एक करके समझते हैं। कह रहे 30 डेज शैल बी काउंटेड आफ्टर द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट और कॉपी। 30 डेज कहाँ से काउंट होंगे? देखो इसमें डायरेक्ट 30 डेज से बात कर रहे हैं, इसका मतलब चार्ज फाइल करने का तरीका एक ही होगा, उसमें भी इंस्ट्रूमेंट बनेगा, उसका इंस्ट्रूमेंट भी फाइल होगा टू द SECP। देखो ये क्यों हो रहा है? देखो एक सवाल ध्यान में आना चाहिए ना, किसी ने भी नहीं पूछा सर कंपनी पाकिस्तान की, लोन पाकिस्तान में लिया, चार्ज आउटसाइड फाइल हो रहा है, प्रॉपर्टी आउटसाइड है, क्यों? SCCP के पास होना तो चाहिए ना रिकॉर्ड। भाई SCCP के पास क्यों होना चाहिए? वहाँ की अथॉरिटी के पास हो। सर कंपनी पाकिस्तान, बैंक तो पाकिस्तान का है। देखो क्या लिखा है इसमें, कह रहे वेयर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएटेड आउट ऑफ पाकिस्तान, मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट भी बाहर हुआ है और प्रॉपर्टी भी उसकी कहाँ है? बाहर। मतलब बाहर जो है वो प्रॉपर्टी भी बाहर थी, चार्ज भी उसी ज्यूरिसडिक्शन में हुआ। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में प्रॉपर्टी थी, अगर इंग्लैंड की प्रॉपर्टी का चार्ज पाकिस्तान में तो नहीं होगा ना, क्योंकि SCCP उसको रिकवर तो नहीं करवा सकता, किसी को नहीं चेक कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? बैंक से आपने बाहर की कोई बैंक है, सही है, कंपनी पाकिस्तान की है, कंपनी पे भी आते हैं ना, सही है, बाहर की कोई प्रॉपर्टी है और बाहर की प्रॉपर्टी भी आपने चार्ज क्रिएट किया और प्रॉपर्टी जो चार्ज क्रिएट किया वो भी कहाँ किया? बाहर किया। तो ये कौन सा सिनारियो हो सकता है? जरा सोचें इस पर, मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, इसको पढ़ें और सोचें इसमें क्या हुआ होगा, लोन कहाँ आया होगा, कंपनी कहाँ की होगी, पहले सोचें, फिर जब मैं पूछूं तो मुझे बताइएगा। हो सकता है कोई ब्रांच हो। पहले सोचो मुस्तफा। कंपनी कहाँ की होगी तला इसके अंदर? कंपनी पाकिस्तान की होगी। क्यों पाकिस्तान की होगी? पाकिस्तान जब आउटसाइड पाकिस्तान की बात होगी, इसका मतलब कोई चीज़ इनसाइड है तो वो लिंक है उससे। वेरी गुड। कोई चीज़ कंपनी पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है, जब भी तो बात हो रही है कि यार SCCP और ये सारी चीज़ें। अगर कंपनी भी बाहर की हो, सब कुछ ही बाहर का हो, तो फिर क्या, फिर ये यहाँ क्यों बात होती? सही, ये कंपनी चलो डिसाइड हो गई, ये होगी लोकल पाकिस्तान की। बैंक कौन सा होगा? बैंक अब्रॉड होगा। ज़रूरी है?
जरूरी नहीं है। बैंक अब्रॉड होगा, बैंक अब्रॉड होगा, क्यों अब्रॉड होगा बैंक? सारी प्रॉपर्टी रिकवर चार्ज क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। हाँ, आउटसाइड पाकिस्तान, प्रॉपर्टी बाहर की थी ना, जब भी बाहर आउटसाइड पाकिस्तान। देखो इसमें सिनारियो क्या हुआ होगा, आप हैं मेडको फूड लिमिटेड अगेन, सही है, आप आए यूबीएल के पास, आपने बोला भाई मुझे 100 मिलियन चाहिए, उसने बोला क्या गिवी रखा होगा, उसने कहा मेरे पास तो यहाँ कुछ भी नहीं, मैं तो एक ब्रांच ऑफिस चलाता हूँ यहाँ पे, ब्रांच ऑफिस नहीं, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब ऐसा, मतलब ऐसी ऑफशोर कंपनी टाइप की मैं चलाता हूँ, जो ऑफशोर कंपनियाँ जायज़ होती हैं, कोई हराम नहीं है, सही है, और बाय लॉ भी आप क्रिएट कर सकते हो। उससे लोग 2 नंबर यहाँ करते हैं, टैक्स है, जहाँ टैक्स सेविंग जहाँ पे होती है, लोग मल्टीपल जगहों पे कंपनियाँ खोलते हैं, वहाँ से अपनी ट्रांजैक्शंस रूट करते हैं टैक्स को सेव करने के लिए। ऑफशोर कंपनियाँ कोई गलत नहीं होती, होता है ना कि वो इमरान खान की ऑफशोर कंपनी ये तो मतलब बेईमान आदमी, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता, दुनिया में सब जगह ऑफशोर कंपनियाँ लोग खोलते हैं। स्विट्जरलैंड हो गया मोस्ट कॉमन प्लेस, टैक्स नहीं है, सऊदी अरब हो गया मोस्ट कॉमन प्लेस, टैक्स नहीं है, मिडिल ईस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ऑफशोर कंपनी है, उसने बोला देखो मेरे यहाँ पे कुछ भी नहीं, मेरी प्रोडक्शन फैसिलिटी तो सऊदी अरब में है, चलो यूके में है, मेरी प्रोडक्शन फैसिलिटी तो यूके में है, मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं तो वहीं सामान मेरा बनता है, मैं वहीं से आगे अपने जो है वो रीजन में सप्लाई करता हूँ, मेरा तो कारोबार ही वहाँ चलता है, सही है, मैंने वहाँ एक ब्रांच बनाई हुई है, लाइसेंस ऑफिस बनाया हुआ है, यहाँ मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। उसने कहा सही है कोई बात नहीं, उसने कहा सही है कोई बात नहीं, उसने कहा सही है तुम मुझे ऐसा करो वहाँ पे चार्ज क्रिएट करवा के दो, वहां पे तुम मुझे चार्ज क्रिएट करवा के दो। अच्छा होगा क्या, यही चीज होगी, लेकिन अब कहाँ होगी ये चीज पूरी होगी यूके के अंदर। अच्छा एक सवाल है, अगर जो है प्रॉपर्टी अगर इसी का चार्ज अगर यहाँ क्रिएट हो जाए तो हो ही नहीं सकता सर। वो क्यों नहीं हो सकता, अगली हेडिंग है, मेरा मॉर्गेज चार्ज क्रिएटेड इन पाकिस्तान बट कंप्राइजेस प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान। बिल्कुल, देखें अब इसमें क्या, मैं तो ऐसे सिर्फ घुमाने के लिए कर रहा था, अभी हम वो चीज़ पढ़ेंगे, सही, मैं ऐसे जस्ट पूछना चाह रहा था कि आप लोग क्या जवाब देते। तो क्या हुआ, अब इसने क्या बोला, भाई सही है तुम्हारी प्रॉपर्टी बाहर है, तुम ऐसा करो मुझे वहाँ पे इसका चार्ज क्रिएट करके दे दो, सही है, वहाँ पे इसकी वहाँ की जो SCCP होगी उसमें जो एक्सचेंज कमीशन होगा वहाँ पे तुम चार्ज इसका मुझे क्रिएट करवा दो, सही है। अब उसकी यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी के लिए वहाँ तो वो आप कर सकते हैं, उनके लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत अगर आपने कोई चार्ज क्रिएट करवाया है वहाँ पे, तो यूबीएल वहाँ पे जाके यूके में जाके 100 मिलियन की प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है, वो उसका राइट अपनी जगह मौजूद है, उसकी बात कंपनीज एक्ट नहीं कर रहा, सही है। क्यों यूबीएल क्यों कर सकता है, क्योंकि यूबीएल के नाम पे चार्ज क्रिएटेड है, कहाँ पे क्रिएटेड है, यूके में क्रिएटेड है, और प्रॉपर्टी कहाँ पे, प्रॉपर्टी भी यूके में, वो उसका राइट अपनी जगह मौजूद है, उसकी वो बात नहीं कर रहा। वो क्या बात कर रहा है कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी अगर उसका चार्ज क्रिएट करवा रहे हैं, यहाँ पे भी उसका इंस्ट्रूमेंट जमा करा रहे हैं, तो उसका किस तरह होगा, समझे, यहाँ डबल चार्ज क्रिएट हो रहा है, यहाँ एक चार्ज वहाँ पे तो क्रिएट हुआ है, सही है, क्या कह रहा है, मॉर्गेज और चार्ज क्रिएटेड आउटसाइड पाकिस्तान फॉर प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग आउटसाइड पाकिस्तान, वहाँ पे तो क्रिएट हुआ है। देखो वो कह रहा है पहले तो उसने बता रहा है कि दोनों चीज़ें अगर बाहर हुई हुई है, यहाँ पे अगर आप उसकी जो चारों कंपनी यूबीएल अगर कह रहा है कि यार मैं पाकिस्तान में इस पर कैसे रिकवर कर सकता हूँ, तो वो कह रहा है कि वहाँ तो बना हुआ है, तो कह रहा है तुम यहाँ पे भी बना लो, जहन में घुस रही है, वहाँ की चीज़ें तो अपनी जगह है, अब वहाँ चार्ज क्रिएट हुआ, वहीं पे चार्ज क्रिएट हुआ, वहीं की प्रॉपर्टी है, वो तो यूबीएल का राइट यूके में तो है, लेकिन वो बोला पाकिस्तान में अगर मैं कुछ चीज़ करना चाहूँ तो पाकिस्तान में इनको कैसे पकड़ूंगा, मैं मेडको फूड्स के डायरेक्टर्स को वो किस तरह पकड़ूंगा, आइए इसमें देखते हैं किस तरह चार्ज क्रिएट होगा। 30 डेज क्या शैल बी काउंटेड आफ्टर द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट, मुस्तफा आफ्टर द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट क्या है उज़ैफा, ये रहा, सही है, आफ्टर द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट और कॉपी इन ड्यू कोर्स ऑफ पोस्ट एंड इफ डिस्पैच विद ड्यू डिलिजेंस हैव बीन रिसीव्ड इन पाकिस्तान। 30 डेज कहाँ से काउंट होंगे, जब से वो पाकिस्तान में रिसीव हो जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह अक्सर शिप के थ्रू आते हैं, DHL वगैरह को, अगर आप बायर बोले, बायर भी आते हैं, लेकिन बायर में भी 2-3 दिन लग जाते हैं, तो बोला किसी के कुछ दिन होते हैं, किसी के कुछ दिन होते हैं, कहीं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है तो वो और देर से आएगा, USA से आ रहा है तो वो उससे देर से आएगा, चाइना से आ रहा है तो जल्दी आ जाएगा, सऊदी अरब से आ रहा है तो जल्दी आ जाएगा। उसने ये फटीकों में वो नहीं पढ़ा, लॉ ने सिंपल सी बात कर दी कि जब से पाकिस्तान में जिस दिन से रिसीव हो 30 डेज वहाँ से आप काउंट कर लेंगे। अच्छा, चार्ज बाय क्रिएट हुआ, चार्ज बाहर, वो प्रॉपर्टी बाहर, वो कंपनी लॉ कवर नहीं कर रहा, वो यहाँ पे जो चार्ज क्रिएट हो रहा है ना उसी प्रॉपर्टी का, वो उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो आप चार्ज क्रिएट करवा रहे हैं तो यार इंस्ट्रूमेंट की कॉपी वहाँ पे भी वो बनी होगी ना, तो कह रहा है वो जो इंस्ट्रूमेंट की कॉपी है वो जो आप यहाँ पे भेजेंगे
वो जो है आपका जो है 30 दिन कहाँ से काउंट होंगे, 30 दिन शाल बी काउंटेड आफ्टर द डेट ऑन विच इट इज़ रिसीव्ड इन पाकिस्तान। करने की चार्ज इधर कैसे बनेगा और चार्ज बाहर कैसे मिल रहा है, ये समझ नहीं आ रही मुझे। प्रॉपर्टी तो बाहर की है, देखो प्रॉपर्टी बाहर की है, बाहर जो चार्ज हो रहा है उससे पाकिस्तान के कंपनीज एक्ट उस पर कोई बात नहीं करता। वो कह रहा है कि देखो प्रॉपर्टी बाहर, अगर यहाँ पे यूबीएल कह रहा है कि यहाँ पे मैं इनको खिलाफ कोई केस कर सकूँ, कोई चीज़ को अपनी रिकवर कर सकूँ, या इनको यहाँ पे ऐसा तो नहीं वो यूके भाग जाए और मैं बार बार यूके भागूँ, तो यार वो कह रहा है भाई मैं इनको यहाँ पे पकड़ने के लिए क्या करूँगा कि मैं यहाँ पाकिस्तान में चार्ज क्रिएट कर रहा हूँ उस प्रॉपर्टी का जो बाहर सिचुएटेड है, यूके में सिचुएटेड है, और उसका चार्ज भी वहाँ पे हुआ है। दूसरे में क्या कर रहा है, मॉर्गेज चार्ज इज क्रिएटेड इन पाकिस्तान बट कंप्राइजेस प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान। कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग मॉर्गेज और चार्ज वेरीफाइड इन द स्पेसिफाइड मैनर, सही है, मे बी फाइल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फर्दर प्रोसीडिंग में बी नेसेसरी टू मेक द मॉर्गेज और चार्ज वैलिड और effectual according to the law of the country in which the property is situated। पहले पढ़ लेते हैं पूरा, फिर समझ भी लेंगे। Any subsequent registration of a mortgage or charge shall not prejudice, prejudice का मतलब होता है harm पहुंचाना, harmful, shall not prejudice any right acquired in respect of any property before the mortgage or charge is actually registered। मैं आप लोगों को 30 सेकंड दे रहा हूँ, इसको दफ़ा दोबारा रीड करें, सिर्फ रीड करें। लेकिन इसके अंदर क्या रहा है, देखिए इसके अंदर जो है वो कह रहा है कि देखो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी कहाँ की है, बाहर की, चार्ज कहाँ क्रिएट हो रहा है, पाकिस्तान में क्रिएट हो रहा है, दोनों जगह पाकिस्तान में तो चार्ज क्रिएट हो ही रहा है। देखो बात वो जो कर रहा है, जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो ये कि वो बात पहले वाले में उसने क्या बात करी कि प्रॉपर्टी जो आपके इंस्ट्रूमेंट है उसकी डेट जो है 30 दिन कब से कब तक के होंगे। यहाँ पे वो 30 दिन का कोई जिक्र नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि चार्ज पाकिस्तान में ही क्रिएट हो रहा है, तो उसने 30 दिन डाले। अब ये थोड़ी बोलेगा इंस्ट्रूमेंट जो है यूबीएल से कंपनी के पास आ जाए, कंपनी से यूबीएल के पास चले जाए, ऐसी फजूल सी बात उसने नहीं करनी इसके अंदर। क्यों, क्योंकि चार्ज पाकिस्तान में ही क्रिएट हो रहा है, तो उसने ऐसी उसके अंदर कोई भी बात नहीं करी। उसने क्या बोला है, कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग मॉर्गेज और चार्ज वेरीफाइड इन द स्पेसिफाइड मैनर। इसको कौन वेरीफाई करेगा, वेरी गुड, मे बी फाइल फॉर रजिस्ट्रेशन नॉट विद स्टैंडिंग डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग उस कंट्री के लॉ के मुताबिक चल रही है, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। वहाँ पे तुम जो चार्ज क्रिएट खैर नहीं कर रहे, अगर कोई भी वहाँ पे तुमने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट किसी के पास भी जमा कराए हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं यहाँ के चार्ज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 30 दिन जो है यहाँ पे कोई वो 30 दिन की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से चलेगा, यहाँ पे वाली रिक्वायरमेंट नहीं आएगी कि यहाँ जो है बाहर से डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। क्यों बाहर से डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है पाकिस्तान में ही क्रिएट हो रहा है। आगे कह रहा है, एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मॉर्गेज और चार्ज शैल नॉट हार्म एनी राइट acquired in respect of any property before the mortgage or charge is actually registered। इस वाली लाइन को पढ़ा था आप लोगों ने, समझ नहीं आई ना, इसको इधर दोबारा पढ़ते हैं। एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मॉर्गेज और चार्ज शैल नॉट हार्म, कह रहा है इसके बाद अगर कोई आपके बाद अगर बाहर कोई रजिस्ट्रेशन या चार्ज होता है तो वो आपके राइट को कुछ नहीं करता। बिल्कुल 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 सही है। एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मॉर्गेज और चार्ज शैल नॉट हार्म एनी राइट एक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिफोर द मॉर्गेज और चार्ज इज एक्चुअली रजिस्टर्ड। अब बाहर कोई भी आपने इसके अगेंस्ट कोई चार्ज वार्ज कराया तो उससे यहाँ पे कोई भी आपका राइट को हार्म नहीं होगा। एक ही प्रॉपर्टी की बात हो रही है, उसी प्रॉपर्टी दो जगह कैसे चार्ज करवा जैसे ऊपर कराया था उसके वो कह रहा बाद में अगर आपको चार्ज क्रिएट करवा दें उसका। अच्छा, जब ये खत्म हो जाए, वाला चार्ज खत्म हो जाए, उसके बाद ना, उसके बाद फॉलोइंग चार्जेस आर रिक्वायर्ड टू, अब ये देखो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, बच्चों वाली चीज़ें, इसको जस्ट याद करना है। फॉलोइंग चार्जेस आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, कौन कौन से चार्जेस रजिस्टर करवाने हैं आपके। अ मॉर्गेज और चार्ज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी वेरेवर सिचुएट। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, लैंड एंड बिल्डिंग, सही है। और एनी इंटरेस्ट देयर इन, मतलब कि आपका जो है फॉर एग्जांपल पूरी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके लैंड है, बिल्डिंग किसी और की है, जैसे आपने एग्जांपल दी थी, आपने आपकी एग्जांपल दूसरे एंगल से थी, लेकिन लैंड है आपकी, बिल्डिंग आपकी नहीं है, सही है। या फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक फ्लोर्स आपके हैं, पूरी लैंड एंड बिल्डिंग आपकी नहीं है। फॉर एग्जांपल 20 माले की टावर है, उसमें आपके 3 फ्लोर्स आपके, अपने 3 फ्लोर का आप मॉर्गेज करा दें, सही है। और मॉर्गेज और चार्ज फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एनी इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर आप लोगों के कोर्स में नहीं है, इसको जस्ट समझने के लिए क्या है, डिबेंचर क्या होता है, आप लोगों का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, सही है। डिबेंचर क्या होता है, आप लोगों का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, इंटरेस्ट बेस होता है, कन्वेंशनल होता है। इसी का इस्लामिक क्या होता है, सुकूक्स होते हैं, सही है। अगर आप कोई डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो उसको भी आप सिक्योर कर सकते हैं, सही है। अच्छा, फॉर द पर्पज ऑफ इशू, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप पब्लिक को बोलने क्या मैं अपने डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, सही है, डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, मुझे 100 मिलियन तुम लोग दो। अब पब्लिक बोलेगी हमने 100 मिलियन दे दिया, आपने हमें कुछ भी नहीं दिया, तो आपने हमें कुछ शेयर के अगेंस्ट, तो आपके पास शेयर होता है ना,
शेयर होता है, इक्विटी में आपकी पार्टिसिपेशन होती है, इक्विटी पार्टिसिपेशन है। यहाँ तो आपने पैसे लिए, इट इज सॉर्ट ऑफ अ लोन। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर सॉर्ट ऑफ अ लोन, हमने आपको लोन दिया, आप भाग गए, तो कम नहीं हो सकता, उसमें भी आपको कुछ चीज़ मॉर्गेज करके दे दे। मॉर्गेज एक बंदे को नहीं करेगी, हज़ारों डिबेंचर होल्डर्स होंगे, उन हज़ारों का मिला के जो अमाउंट बनेगा उसको जो है करके मॉर्गेज कर देगी। अब मॉर्गेज चार्ज होना नहीं, बुक डेट ऑफ द कंपनी, बुक डेट कहते हैं रिसीवेबल को, लिख लो, बुक डेट कहते हैं रिसीवेबल को। फ्लोटिंग चार्ज ऑन द अंडरटेकिंग और द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड, करंट एसेट की बात कर रहा है इसके अंदर। चार्ज ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट, स्पेसिफिक केस है शिप एयरक्राफ्ट वाला, और एनी शेयर इन अ शिप और एयरक्राफ्ट। अगर इसने ये वाले बिजनेस को उसने अलग से कैटर किया, पता नहीं क्यों। अ चार्ज ऑन और गुडविल, अ चार्ज ऑन गुडविल और ऑन एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ट्रेडमार्क है, सही है, फॉर एग्जाम्पल KFC, वो कह रहा है मैं KFC कह रहा है मेरे सारे एसेट्स खत्म हो गए, कोई भी एसेट नहीं है, लेकिन मैं अपने गुडविल को कर रहा हूँ, गुडविल आ रही है, उसकी अरबों रुपए की गुडविल होगी, उसकी मैकडोनल्ड्स की अरबों रुपए की गुडविल होगी, या आपका आईफोन वाला जो क्या है एप्पल है, अरबों रुपए की गुडविल होगी उसकी, सही है। फेसबुक की अरबों रुपए की गुडविल है, सही है। फेसबुक लोग मार्क जुकरबर्ग की वजह से थोड़ी देखते हैं, वो तो एप्लीकेशन का अपने एक वैल्यू है ना, सही है, अरबों रुपए की उसकी अपनी बिल्कुल ब्रांड है वो एक, सही है। तो वो कह रहा है कि भाई ये भी आपका जो है मॉर्गेज हो सकता है। आप लोग कितने कितने पेपर दे रहे हैं? आप कितने पेपर दे रहे हैं इस दफ़ा? कितने पेपर दे रहे हैं आप? पेपर कितने दे रहे हैं आप इस दफ़ा? 4। आप 3। आपके पास कितने हैं अब तक? कैफ का एक, वो एक ही अटेम्प्ट हुई है अभी तक आपकी। कौन सा पास हुआ है? BS, बड़े अच्छा पेपर निकाल लिया, ये तो खत्म ही हो गया ना अब। लेकिन तुम्हारा MFA एग्जाम हो गया, बड़े बेहतरीन यार, बड़ा बेहतरीन काम हो गया ये। MFA अजीब सब्जेक्ट निकाले होते हैं सर, साजिश से बात हुई तो बड़ी उन्होंने अच्छी बात बोली, कह रहे यार मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, 3 डिफरेंट टीचर्स को यकजा करके एक सब्जेक्ट पढ़ाना मुश्किल हो जाता है यार। मैंने हर जगह देखा वहाँ पे मल्टीपल टीचर्स हैं, एक टीचर पढ़ा ही नहीं सकता। उसके अंदर क्या क्या है? एक तो BMBS है, अच्छा इन्होंने पता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, इन्होंने ना कुछ सब्जेक्ट्स को ना मेरे हिसाब से जा रहे हैं, वो बड़े लोग हैं, कभी कभी अच्छी चीज़ भी हमारे लिए सोच सकते हैं। इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स को ना इन्होंने थल्ले लगाया। एक उसमें था फाइनल के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये करना चाहिए, सही है। नहीं यार देखो, नहीं करना चाहिए। आप क्यों ICMAP को एच दे रहे हैं? आप इनको क्यों एच दे रहे हैं? आपने सब्जेक्ट ही गायब कर दिया। कल को हमारे बच्चे, पहले हमारे सब्जेक्ट था तो हम उनको आंखों में आंखें डाल के बात करते थे कि यार हमें आती है कॉस्टिंग, यार जितना तुम्हें आती है कॉस्टिंग उतनी हमें भी आती है। क्या बात है, तुम लोग ICM में करते हो, क्या तुम्हें आती, हमें नहीं आती? आपने इतना बड़ा पोर्शन वहाँ से थोड़ा सामान डाल दिया, थोड़ा सामान डाल दिया। यहाँ बच्चा बड़े एडवांस लेवल पे पढ़ के आता था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑफ मॉड्यूल F, समझे ना। ये इन्होंने गलती करी। नंबर 2 इनकी गलती, एक अच्छा पेपर हुआ करता था बिजनेस कम्युनिकेशन, इन्होंने उसको उड़ा दिया, AFC में डाल दिया। लेकिन AFC में उसका लेवल नहीं था ना यार कोई, यार बच्चे को वो बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत अच्छे लेवल पढ़ाता था। 7 C's हो गए, 7 S हो गए, ये वो ईमेल्स लिखना आप लोगों को सिखाते थे, उसके अंदर प्रपोजल से रिपोर्ट थी, हर प्रपोजल रिपोर्ट तो बाद में भी थी, लेकिन बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। वो सब्जेक्ट था कंबाइंड विद BCBS कहलाता था वो, BCBS। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या डैशपन किया, इन्होंने BS को BM कर दिया, सही है, इसको AFC में फेंक दिया छोटा करके। उन्हें पहले 50-50 नंबर का था ये इन्होंने कर, और इन्होंने इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया यार। हाउ कैन यू डू दिस? इकोनॉमिक्स को बिल्कुल ही खत्म। हाँ, हाउ कैन यू, ये कौन बंदा था जिसने इकोनॉमिक्स आप नहीं खत्म कर सकते। ये सब इकोनॉमिक्स ही तो है, एक्सचेंज रेट का ऊपर जाना, एक्सचेंज रेट का नीचे आना, सही है। ये एक्सचेंज रेट जिन फंडामेंटल्स पे नीचे ऊपर जाता है, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब बच्चे को पता कैसे होगा यार? मतलब आप कैसे कर सकते हैं यार ये खत्म? PRC इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट है ना, याद करने। नहीं, मैं तो ICAP की स्ट्रेटेजी पे बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कैसे खत्म कर सकते हैं यार ये सब्जेक्ट्स को। हाउ PRC में डालना बेसिकली खत्म कर। PRC में इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स आ गया। कितने वो बेस है, MCQs बेस। बच्चा क्या घंटा सीखेगा उसमें? बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ के भी नहीं किया था, ऐसे ही पास हो गया, बताओ। और ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ा भला था ये पेपर। ये लोगों को CA इंटर रुका रहता था, दो पेपर्स के से। वो पढ़ के गया था बस। मैं आपको बताऊं, CA के जो है, पहले तो ये था ना कि जब तक आप A पास नहीं होगा C नहीं दे सकते, B पास नहीं होगा D नहीं दे सकते। तो वाला चक्कर तो था नहीं कि किसी का कहीं रुका हुआ है, किसी का कहीं, जैसा आज है ना, किसी का कहीं का पेपर रुका हुआ है, किसी का कहीं का। पहले ऐसा नहीं होता था। बच्चों का CA इंटरमीडिएट रुकता ही क्या था, कौन सा रुका हुआ? ऑडिट रुका हुआ है। कौन सा रुका हुआ है जी? ये BMBS रुका हुआ है, सॉरी BCBS रुका हुआ है। बच्चे भूल जाते थे। मेरा अपना चौथी टर्म में निकला था,
वो अटेम्प्ट थी 2014 वाली जिसमें ये पेपर स्प्लिट हो रहा था, आखिरी अटेम्प्ट थी। सब ऐसा हुजूम पड़ रहा था ना उस वक्त कि यार बस निकालना ही पेपर, एक के बाद एक फ्री आ रहा है, तो एसी में बैठना पड़ेगा, वो छोटे बच्चों के हाथ पढ़ो, हाँ ना, ज़ाहिर है। तो वो अल्लाह का शुक्र उसी टाइम में निकल गया था यार। इन्होंने कुछ इसकी ये स्कीम में ना कुछ सब्जेक्ट्स के साथ ना जो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से नाइंसाफ़ी कर दी। इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है, और कॉस्टिंग को भी इन्होंने काट के बेसिक कर दिया, बेसिक कर दिया है। कॉम्प्लेक्स कॉस्टिंग पूरी ये लोग उसे ले गए एमएफए में ले गए, सी वाली बजटिंग वगैरह। और वही ना यार, ये तो ज़्यादती करी है उन्होंने, सब्जेक्ट के साथ ज़्यादती करी है। क्योंकि हमारा बच्चा आगे जा रहा है यार। आपने ये मैक निकाल दिया, ICM में से हम कम्पीट करते थे इस मैक की बेसिस पे, आपने वो निकाल दिया, तितर बितर कर दिया है। सर कॉस्टिंग में से 4 चैप्टर्स निकाल दें, फिर भी बच्चों की शक्लें देखने वाली होती हैं कॉस्टिंग की क्लास में देख। कॉस्टिंग देखो, कॉस्टिंग ना थोड़ी सी देर से समझ में आती है। कॉस्टिंग में ना बच्चा घूम जल्दी जाता है, और कॉस्टिंग बोरिंग भी लगती है। मुझे पता नहीं कि मुझे कॉस्टिंग थोड़ी बोरिंग लगती थी एज़ कम्पेयर टू अकाउंटिंग में इंटरेस्ट होता था। अब वो सीधे रॉ मटेरियल यहाँ से वहाँ जा रहा है, उसके यूँ जॉइंट प्रोडक्ट और ये और वो, मुझे तो बड़ी जहर लगती थी, मुझे नहीं अच्छी लगती थी कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमने तो मैक भी पढ़ा था, लेकिन वो तो बिल्कुल बेकार लगता था मुझे। अब तो जैसे AFC से बच्चा उठ के कॉस्टिंग में जा रहा था, तो बिल्कुल ही वही ना। और ये जो ट्रांजिशन भी नहीं दिया इन्होंने इस दफ़ा, बिल्कुल नहीं दिया। ट्रांजिशन भी देना चाहिए था यार। FAR 1 पढ़ रहा है बगैर अकाउंटिंग के बच्चा, उसमें FFR का भी टॉपिक डाला है, तो कैसे? केस वाला है ना, हाँ वो EPS उन्होंने FAR 1 में डाल दिया। एफआईडी से निकाल दिया है पूरा, मतलब जैसे पूरा वही FFR वाला ही डाला। आईएस 8 या IFRS 8 भी नहीं तो पहले FAR 1 में तो IS नहीं थे ना, पहले नहीं थे ना, IS2 था, IS 10 IS 2 था। नहीं FAR 1 में। हाँ। IS2 तो चलो सही है ना, IS2 तो इन्वेंट्री तो होता ही है, शुरू में ही पढ़ लेते हैं वो, फीफो लीफो ये सारी कहानियाँ तो पढ़ ही लेते हैं। उसके अलावा जो मेजर IS तो मेरे ख्याल से यहाँ थे, FAR 2 में थे। FFR 1 में IS की फरमान, और 2 में क्या किया, 2 अलग कर दिया। नहीं 2 शुरू से ही आसान होता है ना, 2 मतलब ऐसा हम बच्चे बढ़ गया 2 वैसे ही लगता है। 2 में से क्या कुछ निकाला कुछ ऐड कर दिया था। अच्छा इक्वली अच्छा, आप लोग में तो O लेवल से कोई भी नहीं है क्या? तो तुम्हें एग्जाम्पशन नहीं मिली कोई? अकाउंटिंग की अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इको नहीं मिली? इको नहीं मिली, सीएस। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है यार। और आप दोनों इंटरमीडिएट? अच्छा, हमने A से लेके F तक पढ़ लिया। अच्छा, ये इसमें प्रिंटिंग में ना ये फॉर्मेटिंग थोड़ी सी आउट हो गई है, ये अगले पेज पे कंटिन्यू हो रहा है। फिर कह रहा है मॉडगेज चार्ज। अच्छा, इसको एज इट इज आप लोगों ने याद कर लेना है, बल्कि पढ़ लेना है। ये एग्जामिनेबल भी नहीं है, ये एग्जामिनेबल भी नहीं है। कोई बहुत ही डैश किस्म का एग्जामिनर हो तो पूछ ले, बस सिर्फ एहतियातन पढ़ के चले ना 2-4, क्योंकि ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे वो आपको एग्जामिन करेगी, बताओ कौन कौन से चार्जेस आप बना सकते हैं। और बस इसको एक दफ़ा तरीके से पढ़ लेना कि चाहे 3-4 बस जहन में होगा, अगर कोई जलील एग्जामिनर होगा ऐसी हरकत करे तो फिर आप उसको जवाब दे सकें। अब मॉडगेज चार्ज और प्लेज और एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? गाड़ी वगैरह और प्लांट एंड मशीनरी, एग्जैक्टली। तो क्या मॉडगेज चार्ज और अदर इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द अग्रीमेंट फॉर द इशू ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ रिडीमेबल कैपिटल। रिडीमेबल कैपिटल आपको प्रेफरेंशियल वगैरह इस तरह का इशू कर रहे हैं तो आप इसमें भी डिवेंचर है वगैरह इस तरह का कोई इशू कर रहे हैं तो आप जो है उसमें भी इसको चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। A mortgage charge or other interest based on the conditional sale agreement, namely lease financing। अच्छा, लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज अग्रीमेंट, किसी ने कहा बीकॉम पढ़ा हो तो वो पढ़ रहा होगा। बीकॉम दे रहा है कोई? पार्ट 2 दे रहे हैं? पढ़ नहीं रहा, नहीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अब तो ख़त्म भी कर दिया ना यार। मेरा बीकॉम मैं 5 साल से दे रहा हूँ, मेरा पास नहीं हो रहा। एक सब्जेक्ट मेरा उर्दू में 2-3 दफ़ा दिया मैंने, एक दो दफ़ा तो हुई नहीं। पिछली साल मेरी रजिस्ट्रेशन 2016 की है, मेरी 2016 की रजिस्ट्रेशन है, और मैंने पहले दिया तो मेरा इको रोक दिया उन्होंने। रोक क्या दिया, जो भी है फेल हुए। अब सेकंड टाइम दिया फिर इको रुक गया, सही है, बाकी निकल गया। तो अब 2 पेपर रुके हुए हैं। उसके बाद मैंने कहा मैं नहीं दे रहा, एक इको एक उर्दू। मैंने कहा इसमें अच्छी लिखाई चाहिए, मेरी लिखाई आप लोगों के सामने, सही है। इसमें वो कट मार्कर और वो सारी चीज़ें चाहिए। मैंने कहा ये सब मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा 9 मैट्रिक में भी मैंने ये चीज़ें नहीं करी थी। मैंने कहा यहाँ वो होता है फजूल की चीज़ें ठोको, सही है, वो भी मैं नहीं ठोक सकता। मैंने कहा 3 घंटे में बैठ के इतना नहीं कर सकता। मैंने उसके बाद बीकॉम देना बंद कर दिया। पता नहीं मुझे, उसी दिन वो एक भाई की डिग्री है ना, आई थिंक ऑक्सफोर्ड की ब्रुक्स की डिग्री है। नहीं यार, अब और कितना पढ़ेंगे।
कभी भी कहीं भी मार देखो बंदा कोई चीज़ जब पढ़े जब उसकी वैल्यू ऐड हो। सीए करके ये बेवकूफ़ी मत करना है कि एमबीए कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। सीए करके तो कुछ करना भी है ना, तो इंशाल्लाह करेंगे आप लोग। तो ये इसमें करना क्या है, ये जो आपकी डेटा साइंसेज में, एमबीए मार्केटिंग नहीं, डेटा साइंस। एमबीए मार्केटिंग क्यों करोगे? मार्केटिंग के बंदे थोड़ी मार्केटिंग में ठोक दिया तो डेटा साइंसेज में करो। डेटा से आपको ये जो हमारे जो कितने सारे लोग हमारे कर रहे हैं, फ्यूचर यही है, डेटा साइंसेज में करो। एसीसी में क्या? एसीसी नहीं, एसीसी क्या अकाउंट, तुम हर दरवाजा जाके खटखटा रहे हो, बोले देखो मुझे अकाउंटिंग आती है। पहले तुमने आईके का दरवाजा खटखटाया, आईके में तुम्हें पास कर दिया, फिर तुम एसीसी वालों के पास गए, देखो मुझे अकाउंटिंग आती है, मुझसे पर्चे ले लो, फिर उसने तुम्हें पास कर, फिर तुम जाओगे आईसीडब्ल्यू वालों के पास कि देखो मुझे अकाउंटिंग आती है। तो ये हर जगह जगह जाके क्यों बता रहे हो अकाउंटिंग आती है? आईके अपने पास बोल दिया अकाउंटिंग आती है। तो ये एसीसी तो यूपी की डिग्री है, तो फायदा नहीं होता। फायदा हो नहीं तो बाहर जाना और इस तरह की चीज़ें, तो फिर तो सीए ही नहीं करो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि सीए की भाई बाहर ज़्यादा वैल्यू है सीसीए से। हमारे लोग बहुत बैठे हुए हैं, यूके वगैरह यूएसए में बहुत बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे पैसों में बैठे हुए हैं। एसीसी की कोई ऐसी नहीं है कंपेयर टू पाकिस्तानी सीए। हाँ, बाज़ जगहों पे आपकी रीच आसान हो जाती है, ठीक है, घुसना आसान हो जाता है थ्रू एसीसी, वो एक अलग बात है, उसको मैं एग्री करता हूँ। लेकिन अदर देन डैट ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि एसीसी आपसे ऊपर चला जाए। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम है यार। जो टाइम मिल रहा है वो किसी दूसरी चीज़ में खर्च कर लो, पढ़ाने में आ जाओ, कोई कारोबार कर लो, कोई पार्ट टाइम कुछ कर लो, लेकिन घर में बिस्तर तोड़ लो, लेकिन एसीसी ही नहीं करना, या आईसीएम में या आईसीडब्ल्यू नहीं करना। ये बेवकूफ़ियाँ छोड़ दो। हाँ, डेटा साइंस में करो, लोग करते हैं यार। आईसीडब्ल्यू करने से मुझे डायरेक्ट रजिस्टर करवा मिल जाती है, लेकिन कुछ 3-4 महीने बाद आता नहीं, अब पेपर 1-2 देने पड़ते हैं, पेपर आईसीडब्ल्यू के देने, वो सीपीए वगैरह है शायद, हाँ तो पता नहीं यार। एक दफ़ा खलील साहब के मैं सुन रहा था, वही बता रहे थे, ने भी कुछ बोला है कि वो मुझे याद नहीं आ रहा। वो है हाँ, तो ये क्या कह रहा है भाई, कंडीशनल सेल एग्रीमेंट मतलब क्या? लीज फाइनेंसिंग है। लीज पता है आप लोगों को क्या होती है? आपने गाड़ी ली, बैंक को बोला, बैंक ने आपके ब्याह पे कर दी, गाड़ी किसके नाम पे है? बैंक के नाम पे। और उसको मंथली इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे, जब पूरी इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगी, सारे पैसे वो अपने सूद समेत वापस ले लेगा, फिर वो आपको गाड़ी के कागजात दे देगा, फिर अपने नाम पे इसको ट्रांसफर करवा लेंगे। हायर परचेज भी इसी तरह का होता है। हायर परचेज हम अकाउंटिंग में नहीं पढ़ते यार, हम लीज पढ़ते हैं। ये बीकॉम ये सब बातें हैं, ये पता नहीं इन्होंने क्यों हायर परचेज रखा हुआ है। ये कॉर्पोरेट कल्चर में हायर परचेज मैंने कभी नहीं देखा, ना मैंने कभी ऑडिट में देखा, ना मैंने अपनी कंपनी में देखा, इंडस्ट्री में आके। हम लोग लीज करवाते हैं, सही है। अगर वो फाइनेंसिंग है तो वो कहलाता है मुदारबा, हाँ सही है। मुदारबा तो कंपनी होती है जो बेसिकली जो अग्री होता है, मुशारका कहते हैं। मुशारका मतलब पार्टनरशिप, सही है। सेल एंड लीज बैक, सेल एंड लीज बैक आप लोगों को पता है, आपने खुद खरीद ली चीज़, सही है, उसको लीज कर दिया, खुद अपने पैसों से पहले खरीदी। अभी मैं गया, मैं पहले अपने पैसों से खरीद लिया, सही है। मैंने बैंक को जाके बोला भाई देखो मैंने खरीद लिया, अब तुम मुझे इसके पैसे दे दो। वो मुझे इसके पैसे दे देगा, फिर मुझसे सूद समेत वापस करेगा, फिर मुझे इसके डॉक्यूमेंट वापस कर देगा। डायरेक्ट लीज क्या होता है? आप गए दुकान के पास, आपने बोला भाई देखो मेरे पास पैसे नहीं है, तुम दुकानदार को दो, वो दुकानदार को देगा, जो दुकानदार से खरीद के आपको दे देगा। आपसे नहीं खरीदेगा, दुकानदार से खरीद के आपको दे देगा, फिर आप उसके पैसे सूद समेत वापस करेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीज एंड सेल एंड लीज बैक। एंड रिटेंशन ऑफ टाइटल फॉर एक्विजिशन ऑफ द मशीनरी, इक्विपमेंट और अदर गुड्स। तो ये सब याद कर लेना, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है समझने वाली। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन गिवन टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ एनी बुक डेट ऑफ अ कंपनी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स क्या? ये तीनों चीज़ें, प्रॉमिसरी नोट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज। इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, अभी आप इंशाल्लाह जब आएंगे आगे तो पढ़ेंगे सर शहरियार से। क्या कह रहे हैं? जहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने क्या किया हो, आपने दिया हो सिक्योरिटी के तौर पे, किसकी? ऑफ एनी बुक डेट। बुक डेट क्या है? रिसीवेबल, सही है, रिसीवेबल ऑफ अ कंपनी, सही है। तो क्या कहते हैं? डिपॉजिट ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट शैल नॉट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बी ट्रीटेड एज अ मॉर्गेज। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि आपने जो है कि किसी बैंक को कोई चेक दे दिया, आपने कोई चेक दे दिया, आपने उस पर जो है इतने पैसे लिख के आपने उसमें क्या कर दिया, चेक दे दिया आपने बैंक को। तो कह रहे आपने अगर वो जो चेक दिया है वो जो है मॉर्गेज और चार्ज नहीं कहलाया जाएगा, वो भी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अगेन। लेकिन वो सिक्योरिटी जो है कैश की सूरत में दे रहे हैं, और दूसरी बात आप उसको इस प्रोसेस से नहीं गुजार रहे, तो वो मॉर्गेज और चार्ज नहीं है। सिंपल सी बात कह रहे हैं कि अगर आपने किसी को चेक गिरवी के तौर पे दिया तो वो चार्ज नहीं है, सही है। सिंपल इसके अंदर अगर आसान अल्फाजों में बात की जाए तो वो ये है। अब देखें काम की बातें आ रही हैं, अब देखें काम की बातें आ रही हैं। अभी यहाँ तक जो था ए से लेके एच आई तक जो था ये सिर्फ याद करने वाली चीज़ें थी हुज़ैफा, सही है। इसके अंदर कोई भी बस इसको 3-4 को पढ़ के चले जाइएगा आसान आसान को, और जो है
बाकी जो है इसमें कोई ऐसी एग्जामिनेबल चीज़ नहीं है। फिर कह रहा है देखो अब है काम की चीज़ें पढ़ने वाली सुनने वाली, हम अपने टाइम पे 8:30 बजे क्लास ऑफ कर देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं, उससे पहले ही कर देंगे 5-10 मिनट, सही है। द रजिस्ट्रार शैल इशू अ सर्टिफिकेट of registration under his signature or authenticated by his official seal upon registration of a mortgage or charge। ये जब इंस्ट्रूमेंट जाएगा उज़ैफा, ये जब इंस्ट्रूमेंट जाएगा, ये इंस्ट्रूमेंट में किस किस के साइन है, एक मेडको के साइन है, कंपनी के साइन है, एक बैंक के साइन है, सही है। अब जो है ये दोनों ने बना दिया, दोनों ने अपनी अपनी रजामंदी दे दी। अब ये दोनों अब जो है इंस्ट्रूमेंट अपना देंगे किसको, एससीसीबी को। अब एससीसीबी कोई भी चीज़ रख के नहीं बैठता है, एससीसीबी उस पर अपना अप्रूवल देगा, जिस तरह आपने कहा था। अप्रूवल वाली बात आपकी बिल्कुल सही थी, लेकिन उस वक्त जो है मैं कुछ और सुनना चाह रहा था, तो मैंने कहा था नहीं अप्रूवल नहीं, अप्रूवल देगा। अप्रूवल किस तरह देगा, एक सर्टिफिकेट देगा, डेट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड चार्ज सर्टिफिकेट, डेट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड चार्ज सर्टिफिकेट। चार्ज सर्टिफिकेट में क्या लिखता है वो, ये लिखता है कि भाई देखो फला फला कंपनी ने फला फला बैंक को अपनी ये प्रॉपर्टी जो है लोन पे रखवा दी है, और इसकी अमाउंट कितनी है, प्रॉपर्टी की नहीं, किसकी अमाउंट, चार्ज की अमाउंट जो है वो इतनी आ रही है। डेट लिख देगा कि इस डेट पे इसका ये जो है चार्ज की जो है रजिस्टर हो गया है, इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हुआ नहीं, चार्ज रजिस्टर हो गया। अब देखो एक चीज़ हो सकता है, एक सवाल ध्यान में आ रहा हो, ये 1 जनवरी को बना, कब से डेट काउंट होंगे, 30 दिन कब से काउंट होंगे, सेकंड से। कितने दिन है, कितने दिन है हमारे पास टोटल, कब तक करना होता है, 30 डेज। हम जब 31 जनवरी तक है उज़ैफा, सही है। अब 31 तक है। अब देखिए इसमें बात सुने, अगर आपने उसको जो है 20 तारीख को जमा करा दिया, सही है, 20 तारीख को आपने जमा करा दिया, सही है, 2021 को, अगर वो चार्ज सर्टिफिकेट आपको 5 फरवरी को दे रहा है, क्या इसमें कोई मसला है, क्या इसमें कोई मसला है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। वो उसका काम है, वो कितने दिनों में भी रिव्यू करके दे। इसके अंदर भी 2-3 कैटेगरी होती है, जिस तरह CNIC के चक्कर होते हैं, एससीसीबी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, वो कहते हैं फास्ट ट्रैक में करवाना है, सही है 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दो। नॉर्मल चार्ज फाइलिंग में वो 5,000 रुपये लेता है, अगर आपका जो है फास्ट ट्रैक पे आप करवा रहे हैं तो 10,000 रुपये लेता है हर चार्ज के, फिर वो सेम डे करके देता है। फ्री में कराता तो मतलब अगले नहीं, फ्री नहीं होता, नॉर्मल होता है। नॉर्मल हफ्ता भी ले जाते हैं, 10 दिन भी ले जाते हैं, रजिस्ट्रार जो है आपका आराम से वो ठंडा बैठा रहता है, वो देख रहा है। लेकिन जहाँ पैसा उनके पास आ गया 5,000 रुपये एक्स्ट्रा, तो वो फौरन उसी दिन करके इसको देते हैं। समझ में आई ये लाइन, केशुआ सर्टिफिकेट। देखो अगेन लिंकेजेस, सही है, बैंक जा रहा है लोन लेने यूबीएल से, सॉरी कंपनी जा रही है लोन लेने यूबीएल से लिए 100 मिलियन, यूबीएल ने उसके अगेंस्ट चार्ज कितना लिए, 133.333, सही है। उसने बोला सही है, उसने कहा सही है, मैं तुम्हें दे दूंगा, इस पे इतना लोन दे दूंगा, इसके अगेंस्ट तुम मुझे क्या दोगे, उसने कहा ये प्रॉपर्टी की इतनी अमाउंट होगी, सही है, मेरा चार्ज इतना होगा, इसके अंदर आ रहा है, सही है। फिर वो बोलेगा सही है, इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, उसने एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, कंपनी को भेजा, कंपनी ने साइन किया, कंपनी ने बैंक को भेजा, बैंक ने साइन किया, बैंक ने साइन करके क्या हुआ, वो एससीसीबी को भेजा, और वो जो साइन करने के 30 दिन के अंदर इन दोनों को ये साइन करने होते हैं, और जब जमा करा देना होता है, सही है, जमा करा दिया। एससीसीबी ने क्या करा, इसको अप्रूव कर दिया, अप्रूव करके क्या दे दिया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दी। यहाँ पे आपका चार्ज कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपकी वो प्रॉपर्टी चार्ज होगा ही। अब वो प्रॉपर्टी जो है एससीसीबी के रिकॉर्ड में आगे कि दिस प्रॉपर्टी इज अंडर मॉर्गेज और चार्ज इन फेवर ऑफ यूबीएल लिमिट, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, सही है। यहाँ आपका चार्ज हो गया पूरा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ हो, लॉ कह रहा है जो मैं इस बात जुमले में कह रहा हूँ मेरी बात सुनी जाएगी, कहीं भी कुछ भी लिखा हो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो मॉर्गेज और चार्ज क्रिएटेड बाय अ कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर or any other creditor unless it is duly registered and a certificate of registration of such charge is given by the registrar। कह रहे हैं देखो, वो कह रहा है अगर कंपनी जो है वाइंड अप हो रही है, सही है, कोई लिक्विडेटर आ गया उसके अंदर, सही है, तो वो लिक्विडेटर क्या करेगा, प्रॉपर्टी बेच देगा। कह रहा है कब, अगर उसके अंदर प्रॉपर चार्ज सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप चार्ज सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो फिर वो उस प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाएगा। क्या कह रहा है, अनटिल अनलेस प्रॉपर इसको चार्ज सर्टिफिकेट आप दिखा दें, जब तब तो वो रुक जाएगा, लेकिन अगर आपने नहीं दिखाया तो फिर वो नहीं रुकेगा, वो उसको बेच सकता है। इसको दोबारा पढ़ते हैं, नॉटविथस्टैंडिंग नो मॉर्गेज और चार्ज से पढ़ते हैं, नो मॉर्गेज और चार्ज क्रेडिट बाय कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट, कोई चार्ज वार्ज कंसिडर नहीं किया जाएगा,
किस क्या क्या बाय द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर किसी चार्ज को कंसिडर नहीं करेगा अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड, जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो जाए SECB के पास। बैंक देखो जब भी तो बैंक अच्छा एक बात है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट किसका होगा चार्ज रजिस्टर करवाने में? बैंक का होगा मुस्तफ़ा, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक का होगा। बैंक बोलेगा भाई कराओ इसको, इसका नुकसान थोड़ी है अगर चार्ज नहीं रजिस्टर हुआ, बैंक का नुकसान है। बैंक बोलेगा भाई मेरे लग जाएंगे अगर मैंने नहीं करवाया तो मेरा काम हो जाएगा अगर इसने पैसे नहीं दिए। वो तो बोलेगा सही है ना करो, मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास है, वो तो आगे किसी को करा देगा। सही है, अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच चार्ज इज गिवन बाय द रजिस्ट्रार। Where any mortgage or charge or any property or asset of a company or any of its undertaking is registered under this section। सही है, मतलब क्या कि mortgage चार्ज हुआ हुआ है उस पर। Any person acquiring such property, asset, undertaking or part thereof or any share or interest therein shall be deemed to have notice of the mortgage or charge from the date of such registration। वो कहे देखो कोई प्रॉपर्टी mortgage और चार्ज हुई है मुस्तफ़ा, सही है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उसको खरीद रहे हैं तो आप SECB से पूछें भाई ये प्रॉपर्टी मैं कंपनी से खरीद रहा हूँ, इस पर कोई mortgage या चार्ज तो नहीं है, इस पर कोई मॉर्गेज या चार्ज तो नहीं है। वो कह रहा है SECB की जिम्मेदारी नहीं है। कल को वो मोहतात कर रहा है आपको, ऐसा नहीं कि MFL से कोई एक प्रॉपर्टी खरीद रहा है कोई कंपनी, सही है, उन्होंने ऐसे ही पैसे दे दिए मुंह उठा के, सही है। अब वो जब कंपनी उसको चार्ज कराने गई, या जब कंपनी उसको ट्रांसफ़र कराने गई, सही है, उसको पैसे दे दिए, जब ट्रांसफ़र कराने गई तो पता चला भाई ये तो और किसी और की वो है मिल्कियत है, मतलब किसी और के नाम पे फेवर में चार्ज हुआ हुआ है। अगर चार्ज हुआ हो तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती जब तक चार्ज वेकेट ना हो जाओ। चार्ज किस तरह वेकेट होता है? नहीं, वाइंडिंग अप कहाँ से आ गई? हाँ, लोन रीपे हो जाए तो क्या बैंक क्या देता है उस पर? NOC देता है। वेरी गुड, NOC देता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि अब मेरा पैसा मुझे मिल गया, मेरा इस प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जाओ जो करना है इसके साथ कर दो। गुड। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर इसने उसको पैसे दे दिए, कल को ट्रांसफर के लिए जाएगा, फंस जाएगा, बोलेगा भाई ये तो प्रॉपर्टी की बैंक के नाम पे चार्ज हुई है, वो दोबारा भागा भागा इसके पास आएगा, भाई मेरे पैसे मुझे वापस करो। इससे अच्छा SECB कह रहा है कि कोई भी कंपनी से प्रॉपर्टी, कोई चीज़ या किसी भी से भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज और चार्ज आप करवा रहे हैं, तो मतलब कंपनी से अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आप जो है कंपनी की जो मॉर्गेज एंड चार्ज है वो SECB के पास होती है, तो आप जाके इसको पता कर लें। फिर आपसे वो इंडिविजुअल का सवाल नहीं पूछेगा, इसके अंदर आपकी कंपनी से एक्ट के अंदर है तो कंपनी एक्ट के डोमेन में पूछेगा। वो इंडिविजुअल घर पर किसी का गिरवी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर वो नहीं लाएगा। इसमें ज़्यादातर सिनेरियो देगा ना, सिनेरियो देगा, अब तो सिनेरियो पे जा रहा है, लेकिन आपको उसको आसान सवाल देना हो तो देगा। आगे आ रहे हैं कोई ऐसे सेक्शन जिससे वो आसान सवाल बनाते हैं, लेकिन इसमें कोई सिनेरियो में आपको टेक्निकलिटी में इतनी नहीं है इसके अंदर कि आपको फंसा सके। बेसिक्स थोड़ी सी क्लियर रखें कि क्या चार्ज का फ्लो होता है, जिस तरह मैंने बताया एक बैंक गया कंपनी के बाद और ये वो सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर, अभी जितना हमने पढ़ा इसमें चार्ज रजिस्टर हमारा हो चुका है, अब एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं। सही है, 105 में कह रहा है ड्यूटी ऑफ अ कंपनी एंड राइट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी एज रिगार्ड्स रजिस्ट्रेशन। अब वो कह रहा है भाई इंटरेस्टेड पार्टी कौन है? बैंक है। सही, अब यहाँ पे वो बात बोलेगा, देखो कहेगा देखो अगर कंपनी ने इसका चार्ज जमा नहीं कराया, कंपनी ने अगर इसका चार्ज तहा अगर नहीं करवाया तो कह रहा है बैंक रजिस्टर करा सकती है। बैंक जो है खुद भी क्या कर सकती है? बैंक खुद भी जो है मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर कर सकती है, और जो भी खर्चा बैंक का हुआ बैंक किससे रिकवर करेगी? कंपनी को बोलेगी भाई मेरा इतना खर्चा हुआ है इसको रजिस्ट्रेशन कराने में, जो 5,000 10,000 मैंने दिए हैं वो आप मुझे इसके अगेंस्ट दे दें। इंटरेस्टिंग बातें अब सारी आगे की ना, बोरियत वाली बातें वो ए से लेके आई तक थी, बाकी अब सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं इसके अंदर। द कंपनी शाल फाइल विद द रजिस्टर, शाल लिखा है, मे नहीं लिखा। बोला जब चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो शाल क्यों, शाल लिखा मे क्यों नहीं लिखा? ऊपर 30 दिन की रजिस्ट्रेशन दे रहा है आपको, बोला 30 दिन के अंदर अंदर कराओ, यहाँ मे क्यों लिखेगा? मे लिख दे तो फिर चैप्टर ही खत्म, पढ़ने की जरूरत नहीं, होना ही नहीं चाहिए इसको अगर मे लिख दे। The company shall file with the registrar specified particulars of every mortgage or charge created by the company। सही, ये कंपनी की जिम्मेदारी लगा रहा है, बैंक को नहीं कह रहा तुमने पैसे लिए तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कराओ इसको। सही है, एंड ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ अ सीरीज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी, भाई डिवेंचर है तो क्रेडिट बाय द कंपनी, या डिवेंचर को अलग से कवर कर रहा है, आपने को डिवेंचर के अगेंस्ट कोई चार्ज कराया उसको भी आप जमा कराएं। किस लिए जमा कराएं? फॉर रजिस्ट्रेशन। किस लिए जमा कराएं? फॉर रजिस्ट्रेशन। और कितने दिनों के अंदर कराना होता है उज़ैफा? 30 डेज।
रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी मॉर्गेज और चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी एंड ऑफ द इशू ऑफ द डिबेंचर ऑफ अ सीरीज। सही है, 3 बार लाइनों में इसने वही वाली बात लिखी है कि भाई कंपनी ने आपने पैसा लिया, आपकी जिम्मेदारी कि आप रजिस्टर कराएंगे इस मॉर्गेज और चार्ज को। आगे क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी सच मॉर्गेज और चार्ज में ऑल्सो बी अफेक्टेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड देयर इन। कह रहा है अगर बैंक जो है चाहे तो बैंक भी करा सकता है। बैंक को लग रहा नहीं यार ये तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा, ये मैं खुद करा देता हूँ, बैंक को भी वो इन्वाइट कर रहा है, कह रहा है कोई मसला नहीं। तुम देखो इसमें कर क्या रहा है SECP ना, जो इंटरेस्टेड पार्टी है जिसका स्टेक लगा हुआ है ना उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको शेल्टर दे रहा है। कह रहे कंपनी का क्या पैसे लेके भाग जाए, मसला तो बेचारे बैंक का है ना, बैंक को यहाँ प्रोटेक्शन दे रहा है। उसको कह रहा है कि तुम भी आओगे तो मैं तुम्हें भी मना नहीं करूंगा, मैं चार्ज को रजिस्टर कर दूंगा। Where the registration is affected on the application of some person other than the company। सही है, मतलब इंटरेस्टेड पार्टी की बात कर रहा है, बैंक को मेंशन नहीं करा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कंपनी को भी लोन दे सकता है, कंपनी अपनी एसोसिएट को भी लोन दे सकती है। सही है, सब्सिडरी को भी दे सकती है, होल्डिंग को भी दे सकती है। चार्ज वहाँ भी क्रिएट हो सकता है। जब भी देखो लॉ बाज़ वक्त ना बड़ी अच्छे तरह से लिखा हुआ होता है, लूप होल्स अपनी जगह, लेकिन बाज़ वक्त बहुत अच्छी तरह से भी लिखा होता है। उसने ये नहीं किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉमा बैंक कॉमा ये कॉमा वो, उसने कहीं अदर पर्सन इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टेड में भी एनीवन। सही होता है बिल्कुल। तो क्या कह रहा है, द रजिस्ट्रेशन इज अफेक्टेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सम पर्सन अदर देन द कंपनी, दैट पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द कंपनी द अमाउंट ऑफ एनी फीस प्रॉपर्ली पेड बाय हिम टू द रजिस्टर ऑन द रजिस्ट्रेशन। कि उसने कोई पैसे दिए तो वो उसका राइट है कि उससे रिकवर करा। देखिए इस तरह की चीज़ें ना ये जैसे सेक्शन 105 हो गया, इसको वो याद करने की जरूरत नहीं है आपको। क्या भाई जो कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्टर। सही है, क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉर्गेज और चार्ज, इट शैल बी, या यूं भी लिख सकते हैं, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू फाइल विद द रजिस्टर। सही है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉर्गेज और चार्ज क्रिएटेड बाय इट। सही है, विद इन 30 days। सही है, इफ इट डज नॉट रजिस्टर द मॉर्गेज और चार्ज, सही है, देन द इंटरेस्टेड पर्सन मे ऑल्सो अप्लाई टू द SECP फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज। अब अपनी अंग्रेजी देखो, मैं जो लिख रहा हूँ अपनी अंग्रेजी में, घर से याद करके नहीं आया। मैं ऑल्सो अप्लाई टू द SECP फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज। सही है, में लिखेंगे, कंपनी के लिए शाल लिखेंगे, कंपनी शाल, लेकिन अदर इंटरेस्टेड पर्सन में कब होगा, जब ऊपर वाला नहीं करेगा, जब वो करेगा। में और शाल का वर्ड में जरा सा ख्याल रखिएगा, कहाँ में आना चाहिए, कहाँ शाल आना चाहिए। और क्या, इफ दैट अदर पर्सन हैड रजिस्टर्ड द मॉर्गेज और चार्ज विद द SECP, इट कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ फीस पेड बाय इट फ्रॉम द कंपनी। सही है ना, मतलब जरूरी नहीं कि आप हर चीज़ याद करें, बहुत सारी चीज़ें इट्स टू सिंपल, और वो आपको इस पे नंबर देगा। अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, विल बाउंड टू गिव यू नंबर। कंपनी लॉ के अंदर सेक्शंस के नंबर लिख, नहीं, कभी भी जरूरत नहीं है, ये बेवकूफ़ी तो करना ही नहीं। बास टीचर अभी भी कहते हैं कि अरे आज लिख दो, तो अच्छा भाई क्यों लिख दें, कोई तुम कोई वर्डिक्ट थोड़ी दे रहे हो, तुम कोई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़ी हो, तुम वर्डिक्ट दे रहे हो कि मैंने फलां लॉ के फलां सेक्शन के फलां सब सेक्शन के तहत तुम्हें ये सज़ा दे रहा हूँ। तुमने क्यों कर रहे हो, क्यों इस एक काम के लिए घंटों बर्बाद करोगे, अपनी दूसरा पेपर ख़राब करोगे। तुम्हें 50 नंबर लेने, ले और निकलो, सिंपल सी बात है ना, कोई एक्स्ट्रा एफिशिएंसी की जरूरत ही नहीं है। 106 मॉडिफिकेशन, बड़ा अच्छा सेक्शन है ये। अब देखो, मॉडिफिकेशन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ मॉर्गेज और चार्ज। अच्छा, मुझे चैप्टर इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं पता आप लोगों को लग रहा है नहीं लग रहा। सही है यार, नहीं चैप्टर नंबर 2 थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा है, तो वो थोड़ा सा भी बोरिंग हो जाता है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, डायरेक्टर्स में आप लोगों को थोड़ा हाँ स्टार्ट में थोड़ा बोरिंग था। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर जो है कंपनी ने अपने एसेट्स रखवाए हुए थे, कंपनी ने बोला मेरे एसेट्स करंट एसेट्स रखे हुए हैं, करंट एसेट्स की बात कर रहा हूँ, मॉर्गेज चार्ज हुआ है, चार्ज ओवर करंट एसेट्स, वेरी गुड, सही है। और उसने बोला मेरे करंट एसेट रखे हुए हैं फैसलाबाद में। कहाँ है करंट एसेट? फैसलाबाद में। अब ये चार्ज इंस्ट्रूमेंट में आपके लिखा हुआ है कि फैसलाबाद में करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स कहें या मूवेबल प्रॉपर्टी कहें, चलें मूवेबल प्रॉपर्टी कह लें,
जिस तरह ताहा ने सही जवाब दिया था, मूवेबल प्रॉपर्टी में है प्लांट एंड मशीनरी। सही, आपने बोला मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी रखी हुई है सारी फैसलाबाद में। इंस्ट्रूमेंट में लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट फैसलाबाद। अब आपने फैसलाबाद की फैक्ट्री खत्म का, आपका चार्ज भी क्रिएट हो गया। अब आप फैसलाबाद की फैक्ट्री आपने ख़त्म कर दी, आप वापस आ गए कराची, आप पूरा प्लांट आपने शिफ्ट कर दिया कराची। सही है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या इंस्ट्रूमेंट में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? लोकेशन चेंज करनी है। अब आपका करंट एसेट वहाँ है ही नहीं, वो आप लिख रहे थे कि फैसलाबाद में, अब आपके आ गए कराची के अंदर। अब आप क्या करेंगे? चार्ज तो क्रिएट हो गया है। चार्ज क्रिएट होता है थ्रू फॉर्म 10। फॉर्म 10 होता है, आप लोगों के कोर्स में नहीं है, इंशाल्लाह प्रैक्टिकली जाएंगे। कभी भी किसी भी जगह जाए, आपको बोले चार्ज क्रिएट हुआ तो उसको आप पूछ सकते हैं कि फॉर्म 10 दिखा दो, हो सकता है वो दिखा दे, हो सकता है मना भी कर दे। चार्ज सर्टिफिकेट दिखाए, बोले भाई यही बहुत है, जाओ भागो, तो फॉर्म 10। सही है। अब मॉडिफिकेशन होती है तो कौन सा होता है? फॉर्म 16 होता है। लिखना नहीं है ये, बस ये सिर्फ सुनने के लिए, आप लोगों की नॉलेज के लिए। फॉर्म 16 होता है। फॉर्म 16 में क्या होता है जी? आप बताते हैं उसको क्या मॉडिफिकेशन हुई है, पहले ये था अब ये है। सही है। लॉजिकल है ना चीज़ यार, हो सकता है कोई चेंज आ जाए, किसी भी तरह का कोई भी चेंज आ सकता है। सही, तो आप उसको रिपोर्ट कर दें, आप उसको रिपोर्ट कर दें टू द एससीबी, ताकि वो सही चीज़ सही जगह पे चार्ज पे हो। Whenever the terms or condition of any mortgage or charge registered are modified, terms and condition को रेफर कर रहा है, terms and condition भी हो सकती है, लोकेशन भी हो सकती है, कुछ भी इसके अंदर हो सकती है। टर्म्स एंड कंडीशन किस तरह हो गए भाई? सुन लो, चलो टर्म्स एंड कंडीशन भी सुन लो। आपका पहले चार्ज था 100 डिवाइड बाय 75%। सही है, या और 100 मल्टीप्लाई बाय 133% था आपका। सही है हुज़ैफा? सही है हुज़ैफा? अब आपने कहा भाई आपके बैंक से ताल्लुकात अच्छे हो गए, आपने बोला यार तुम तो बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहे हो, इतना थोड़ी, हमारी तो वैल्यू वैसी चीज़ों की बहुत है, हमारी फोर्स सेल वैल्यू भी 90% बनती है, तुम ये 33% ऊपर ले रहे हो। हमने कहा चलो सही है, ऐसा करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं। अब आपने कहा नहीं भाई 75 की जगह अब ये होगा 85%। अभी क्या टर्म एंड कंडीशन में चेंज आ गया। जब 85 होगा तो क्या चेंज होगा इससे? वो क्या? अमाउंट ऑफ चार्ज चेंज होगा इससे, अमाउंट ऑफ चार्ज कम हो जाएगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड, अमाउंट ऑफ चार्ज इससे कम हो जाएगा। तो ये क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस आ रही हैं। Whenever the terms or condition of any mortgage or charge registered are modified, it shall be the duty of the company to send to the registrar the particulars of such modification. किस तरह देंगे आप? थ्रू एक फॉर्म होगा, उसके थ्रू देंगे। अगेन इसमें भी एक इंस्ट्रूमेंट रिवाइज बन जाता है, इंस्ट्रूमेंट दोबारा बनता है इसके अंदर भी। इंस्ट्रूमेंट में आप लिखते हैं, अगेन पूरा इंस्ट्रूमेंट दोबारा नहीं बनाते आप, सिर्फ उसके अंदर चेंज लिखते हैं, लिखते हैं बाय एंड बिटवीन। सही है, बिटवीन मेडको एंड बिटवीन यूबीएल। फिर आप बताएंगे कि पहले ये था अब ये हो गया। सही है, वही चीज़ होगी, उसको भी वही 30 दिन के अंदर अंदर एग्जीक्यूट करना है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है? इसका फ़र्क होता है यहाँ पे फॉर्म 10 जाता है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन फॉर्म 16 जाता है। सही है, it shall be the duty of the company to send to the registrar the particulars of such modification together with a copy of the instrument। देखो कह रहा है टुगेदर विद द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट दोबारा जाता है। एविडेंसिंग सच मॉडिफिकेशन, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो रेफर कर रहा हो कि इसको मॉडिफिकेशन को, चेंज को रेफर कर रहा हो। वेरीफाइड इन द स्पेसिफाइड मैनर, सच मॉडिफिकेशन इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉर्गेज और चार्ज शैल ऑल्सो बी रजिस्टर्ड इन द सेम मैनर। वही वाली बात कि 30 दिन के अंदर वो भी होगा, ये भी 30 दिन के अंदर होता है, वो भी 30 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। सेक्शन 107 पढ़ते हैं, 107 इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे, कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास से 108 से स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हमारा? प्रोस्पेक्टस ना। नेक्स्ट क्लास जो हमारी है, बल्कि नहीं नेक्स्ट नहीं, संडे वाली क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी पूरी पास पेपर पे जाएगी, पूरी पास पेपर पे जाएगी। बहुत टाइम लगेगा पास पेपर पे करके आना। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन सुन लें, रिकॉर्डिंग जो है सुन लें। तो चैप्टर 2 जिसे कहते हैं ना, शहर रग है कंपनी लॉ की। चैप्टर 2 जिसने समझ लिया, और चैप्टर 2 जिसको समझ में आ गया उसको समझो लॉ समझ में आ गया। ये जिस तरह मैंने काफ़ी उसमें कोशिश करी कि अच्छे से अच्छा आप लोगों को समझा सकूं, तो उसको आप सुने लेक्चर्स को, पूरा चैप्टर 2 को आप समझें। जब लॉ को पढ़ना सीखना जो आता है ना, वो चैप्टर 2 से आता है। चैप्टर 2 आपने पढ़ लिया, सही तरीके से पढ़ लिया। आज क्या मंगल है, अभी भी दिन है, आपके पास बुध है, आपके पास जुमेरात है, आपके पास जुम्मा है। आप 3 दिन पूरा सुन लें उसको, चैप्टर 2 सुन लें सिर्फ। सही, चैप्टर 2 सुन लें। हफ्ते को सुबह से लेकर दोपहर तक जितने पास पेपर हो सकते हैं कर लें। आप जो है, आपसे कह रहा हूँ मैं, 4, 5, 6 जितने होते करें, कुछ ना कुछ करके ज़रूर आइएगा हफ्ते की क्लास में। ब्लैंक आएंगे ना तो यार आप अप्रोच वगैरह कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। हफ्ते की क्लास में होगी कि हफ्ते की क्लास में पास 2017 से कराएंगे। 2017 से। अच्छा, और मेरी बात सुनिए, चैप्टर 2 तो हो गया, समझ भी आ रहे हैं। इस चैप्टर में वर्डिंग बहुत मुश्किल है,
तो पूरा अपने वर्ड में करने का मतलब नहीं है। पूरा अपने वर्ड में करो, वो भी पूरा अपने। और पास्ट पेपर करने का तरीका हुज़ैफा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कैसे करते हैं हम पास्ट पेपर। हमने सवाल पढ़ा, हमने देखा कौन सेक्शन है, हमने ये सामने रखने हैं नोट्स। अभी हमने सिर्फ प्रैक्टिस सीखनी है, पास्ट पेपर को करना सीखना है, रटना नहीं है, अभी याद नहीं करना, याद नहीं करना। आपने जो है देख के सॉल्व करना है। अभी सिर्फ सॉल्व करना सीखना है, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो यहाँ से देख के लिखो, जितना कन्वर्ट कर सकते हो अपने वर्ड में कन्वर्ट करो, जितना आपको लगता है कि नहीं यार ये तो आना चाहिए एज इट इज़ लिखो, करके आओ। हफ्ते की क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का जो है यहाँ पे असेसमेंट भी होगी, आप लोगों को तरीक़ेकार भी मैं बताऊंगा। आइए लास्ट सेक्शन करते हैं, इसके बाद ऑफ करते हैं। कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग मॉर्गेज चार्ज टू बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो कह रहा है यहाँ पे कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है आपके, जितने भी आपने इंस्ट्रूमेंट बनाए, जितने भी आपने मल्टीपल चार्जेस क्रिएट करें, सब अपने ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस में इसको रखो। इस तरह वो एनुअल अकाउंट्स को कहता है, बाकी चीज़ों को कहता है, रेजोल्यूशंस को कहता है, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को कहता है। इस तरह इसको भी कह रहा है कि भाई इसको भी संभाल के रखो। सिंपल सी बात है इसके अंदर। हाँ, एवरी कंपनी शैल कीप अ कॉपी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग एनी मॉर्गेज और चार्ज रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। सही है। एंड ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग मॉडिफिकेशन। सिर्फ मॉडिफिकेशन की रजिस्ट्रेशन नहीं, अगर उसमें आपने चेंज करवाया तो उसका डॉक्यूमेंट भी आप संभाल के रखेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स और कंडीशन देयर ऑफ एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। सही है, कहाँ समझ में आ रही हैं चीज़ें? पक्की बात है। ये इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे, आपने अगर लॉ पैदा पढ़े, आपको जो पहले पढ़ चुके हैं इंशाल्लाह उन लोगों को डिफरेंस फील होगा यहाँ पे समझने में। और पास पेपर खास तौर पर जब आप लोग करके आएंगे तो आप लोगों को और अच्छी तरह से इंशाल्लाह डिफरेंस फील होगा कि हम लोग थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से ही इंशाल्लाह पढ़ेंगे। चलिए इंशाल्लाह हफ्ते वाली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से।